निबंध लेखन मुश्किल होते हुए भी सरल है एवं सरल होते हुए भी मुश्किल है। यह मुश्किल होते हुए भी सरल इसलिए है क्योंकि यह आपकी मन स्थिति पर, आपके सोच के तरीके पर, आपकी शिक्षा दीक्षा पर, आपके मूल्यों पर, आपकी भाषा पर और वह भाषा जिसका उपयोग आप सदा करते रहते हैं उस पर निर्भर है। यह सरल होते हुए मुश्किल है क्योंकि अभिव्यक्ति की सरलता जिन स्थानों पर जहां भी अधिक होती है वहां पर आपको खुद को अभिव्यक्त करने में समस्या आती है। जितने भी विषय सरल होते हैं उनको अभिव्यक्त करना उतना ही मुश्किल होता है, उतना ही कठिन होता है। निबंध लेखन पूर्णतः आपकी कौशल क्षमता पर भी आधारित है, पर यह नैसर्गिक भी है। कौशल क्षमता मतलब कि आप इसे अर्जित कर सकते हैं, आप इसे अपने आप में ढाल सकते हैं, आप इसे अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना सकते हैं। नैसर्गिक इसलिए कि अगर आप में बातचीत करने की क्षमता है, अगर आप बातचीत अच्छी तरह से कर पाते हैं, आपकी भाषा प्रवाहमयी है, आपकी भाषा का प्रवाह अच्छा है और आप अपनी भाषा का उपयोग करके किसी को भी समझा सकते हैं, अपने पूरे सोच को संरचित कर सकते हैं, अपने पूरे के पूरे सोच को संगठित कर सकते हैं और बात बोलने के पीछे में नाप तौल कर बोलते हैं, बिल्कुल संतुलित स्वरूप में बोलते हैं। अगर आपके यह व्यक्तित्व का हिस्सा है तो नैसर्गिक भी है। और अगर यह नैसर्गिक नहीं है, अगर आपके पास में यह नैसर्गिक व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है तो इसे तब आपको अर्जित करना पड़ता है। तब इसके लिए आपको अपनी कौशल क्षमता बढ़ानी पड़ती है। निबंध लेखन ज्ञान आधारित है और अंतर्दृष्टि आधारित भी है। ज्ञान आधारित का अर्थ हो जाता है कि आप किसी विषय के बारे में कितना अधिक जान रहे हैं। अब जाहिर है आपकी अगर जानकारी अच्छी होती है तो आप उस विषय के ऊपर में बहुत सारे बिंदुओं को लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी बिंदुओं का परिमाणन नहीं किया जा सकता है। कभी भी इन्हें ऐसा नहीं बता सकता है कि आपने उन्हें 2 किलो बिंदु दिए या उन्हें 3 किलो दिए या 2.5 किलो उन्हें बिंदु दिए। इस रूप में कभी भी इसका परिमाणन नहीं किया जा सकता है। परीक्षक मुख्यतः जो इस बात को देखने की कोशिश करता है वह देखता है कि आपने इसमें कितनी अच्छी मात्रा में अंतर्दृष्टि का उपयोग किया है। जाहिर है पूरी दुनिया में कोई भी सर्वज्ञानी नहीं है, कोई भी omniscient नहीं है, कोई भी सर्वज्ञानी नहीं है, खुद में कोई ब्रह्म नहीं है। तो इसका वह किस रूप में काट निकालता है, अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग करके करता है। और अंतर्दृष्टि का अर्थ हो जाता है कि लिखने के क्रम में वह कुछ कुछ ऐसी बातें लिख जाता है जिसने उसने कभी देखा होगा, कभी किसी समय देखा सुना होगा, कभी किन्हीं बातों का आत्मसात करके उस स्थान पर उन्होंने अंतर संबंध स्थापित करने का काम कर दिया। तो यह अंतर्दृष्टि आधारित भी हो जाता है। तो निबंध मुश्किल भी है, सरल भी है, सरल भी है, मुश्किल भी है, कौशल क्षमता पर भी है, प्राकृतिक भी है, नैसर्गिक भी है, ज्ञान आधारित भी है और यह अंतर्दृष्टि आधारित भी है और इंट्यूशन आधारित भी है। इंट्यूशन का अर्थ होता है अंततः कि आपको देखकर लग सकता है, आपको देखकर लग जाएगा कि आप उस निबंध के लिए बिल्कुल प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं और सिर्फ आप ही बने हुए हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं बना हुआ है। तो यह इंट्यूशन पर भी आपके आधारित होता है और आपके कैलकुलेटिव मतलब कि आपके गणना करने की संख्या की क्षमता पर भी आधारित होता है। गणना करने से अर्थ है कि आप सभी बातों को सोच समझकर आपके नाप तौल पर भी यह निर्भर करता है। तो किन्हीं बातों को आप करते हैं क्यों? क्योंकि आपको करने का जी करता है, आपके अंदर की भाव ने ऐसा कहा कि आपको करना चाहिए। और कभी किसी ने आपको कहा कि नहीं इसे नाप तौल कर इस निर्णय को लीजिए, तो वह पूरी तरह से कैलकुलेटिव हो जाता है। तो यह इंट्यूटिव भी होता है, कैलकुलेटिव भी होता है। यह सिविल सेवा परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। हम लोग जब कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण घटक है तो इसका अर्थ निकलता है। निबंध इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह विद्यार्थियों की भाषा की क्षमता को देखने का कार्य करता है। यह उनके चिंतन के संगठन को देखने का काम करता है। भाषा का अर्थ कि आप कितने अच्छी तरह से अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं। चिंतन का संगठन का अर्थ आता है कि आपने जितनी भी सोच अपने में समाई हुई है उस पूरे के पूरे सोच को किस रूप में एक प्रारूप दे पा रहे हैं,
यह चिंतन का संगठन हुआ, तो उनके चिंतन के संगठन पर निर्भर करता है। चिंतन और भाषा का प्रवाह। चिंतन का प्रवाह का अर्थ होता है कि आपकी एक सोच के बाद दूसरी सोच, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी। आपकी सोच जितनी ही संगठित होगी, आपके चिंतन का प्रवाह उतना ही लयबद्ध भी होगा। तो चिंतन के प्रवाह को देखने की कोशिश करता है। आपके भाषा के प्रवाह को, अर्थात अगर आपने किसी को कोई बात बताई या बता रहे हैं या लिख रहे हैं, तो क्या वह ऐसी भाषा है जिसमें कोई रम सकता है? क्या वह कोई ऐसी भाषा है जिसका उपयोग कोई कर सकता है? क्या वह ऐसी कोई भाषा है जिसे पढ़कर आप उसमें विभोर हो जाएं? क्या वैसी भाषा है? आपने भी ऐसी कुछ भाषाएं देखी होंगी, कुछ पढ़ी होंगी, कुछ भाषाओं का आपको ज्ञान मिला होगा। कुछ भाषाएं आपको बिल्कुल ही अपने आप में लिप्त कर देती हैं। विशेषकर कवियों की भाषा, लेखकों की भाषा ऐसी होती है जो आपको अपने आप में पूरी तरह से लिप्त कर देती हैं। और एक ऐसी भाषा जो आपको निष्कर्ष की तरफ ले जाए और उनके विषय को समझने की क्षमता का परिचायक बने। मतलब कि आपने एक विषय के ऊपर लिखना शुरू किया, एक अध्याय के ऊपर लिखना शुरू किया, एक संकल्पना के ऊपर लिखना शुरू किया, और वह प्राकृतिक रूप से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, अलग अलग चिंतन को समावेशित करते हुए वह एक निष्कर्ष की तरफ जाना शुरू कर देता है। निबंध इन सभी बातों का प्रतिबिंब होता है, और चूंकि यह प्रतिबिंब होता है, इसलिए सबसे अधिक मात्रा में विद्यार्थियों की त्रुटि इसी स्थान पर देखी जा सकती है। सबसे अधिक मात्रा में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का परीक्षण भी इस स्थान पर किया जा सकता है, जाहिर है साक्षात्कार के अलावा। और सबसे अधिक मात्रा में विद्यार्थियों की जो शक्ति होती है, उनकी तर्क शक्ति, उनकी भाषाई क्षमता, उनकी अभिव्यक्ति क्षमता, इन सभी बातों को इस स्थान पर देखने का सबसे बेहतर तरीका है। निबंध के लिए तैयारी करना और इसके लिए लिखना दो अलग अलग बातें हैं, और इसकी तैयारी का ना तो एक तरीका है और न ही इसके लिखने का कोई एक विशेष तरीका है। अगर 10 विद्यार्थी होंगे तो 10 विद्यार्थी अलग अलग रूप से सोच रखेंगे और अलग अलग तरीके से लिखने का कार्य भी करेंगे। हर एक विद्यार्थी एक व्यक्तित्व होता है, हर एक व्यक्तित्व एक प्रकार का एक परिधान पहनता है, और वह परिधान उसे मदद करता है भीड़ में अपनी जगह बनाने के लिए। निबंध लिखने के लिए कुछ बहुत ही आसान से चरण हैं। क्योंकि अगर इन चरणों को देखा जाए तो एक दूसरे की तैयारी में सहायक होते हैं, और यह जो तैयारी होती है चरणबद्ध होती है, और यह एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे चरणों की तरफ में आपको ले जाने का कार्य करती है। सबसे पहला, आप अपने सर्वप्रथम रुचि को जानें कि आपके लिए कौन सा विषय आपके लिए सबसे उपयुक्त है। इसमें निबंध पूर्व तैयारी शामिल है, जिसका अर्थ है कि उम्मीदवार विद्यार्थियों को यह जानना होता है कि कौन से विषयों से निबंध मुख्यतः आते हैं, और उसे अपनी मानसिकता के अनुसार कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। मतलब कि क्या निबंध पर्यावरण से आते हैं, क्या निबंध व्यक्तित्व से आते हैं, क्या निबंध मनोवृत्ति से आते हैं, क्या निबंध मन स्थिति से आते हैं, क्या निबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध से आते हैं। हर एक विद्यार्थी की अपनी एक अलग अलग पसंद होती है, और यह पसंद उसकी मानसिकता का द्योतक होता है, उसके मानसिकता का प्रतिबिंब होता है। और उस सारे के सारे इस प्रकार के निबंध के प्रकार होते हैं। निबंधों के जो प्रकार होते हैं उन्हें कुछ हद तक वर्गीकृत भी किया जाता है। साधारणतया आपको एक प्रारूप तैयार करना होता है, जिससे आप अपनी रुचि को आसानी से समझ सकें। एक ऐसा प्रारूप जिसके तहत आप अपनी स्वतः पहचान के आधार पर, अपनी स्व अस्मिता के आधार पर समझ सके कि यह निबंध ही आपके लिए उपयुक्त है, और इस प्रकार के निबंध ही आपके लिए उपयुक्त होंगे। जैसे आप इन बातों को जान सकते हैं कि हो सकता है आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले निबंध बेहतर हो सकता है ऐसे कि अमूर्त विषय वाले निबंध आपके लिए महत्वपूर्ण हो। ऐसा भी हो सकता है कि वैसे निबंध जहाँ पर महिलाओं के बहुत सारे मुद्दे आते हों वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा भी संभव है कि आपके लिए वो निबंध महत्वपूर्ण हो जहाँ कि आप इन बातों को जान सकें कि वास्तविक रूप में इस निबंध को लिखने के लिए कौन कौन से
चरण अपनाए जाते हैं और आपके अंदर में कौन कौन से परिवर्तन लाने हैं और इन परिवर्तनों को आप कितनी आसानी से खुद में ला सकते हैं। इसीलिए निबंध की गुणवत्ता आपके मूड, आपके व्यक्तित्व के प्रकार, आपके सबल पक्ष, आपकी कमजोरियां और आपके अरमानों पर निर्भर करती हैं। अरमानों पर इसलिए क्योंकि आप सभी लोगों को दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग हो जाता है। वह आपके अरमानों पर ही निर्भर करता है कि आप दुनिया को किस नज़र से देखते हैं या देख सकते हैं, वो उस पर ही निर्भर करता है। आपकी कमजोरियों पर निर्भर करता है। आपकी कमजोरियां अगर होती हैं, अगर आप भावात्मक रूप से थोड़े, इसे कमजोर नहीं कहा जाए, भावात्मक रूप से अन्य लोगों से भिन्न हैं और भाव विभोर हो जाते हैं, तो यह कमजोरी भी हो सकती है, आपका सबल पक्ष भी हो सकता है। और इस क्रम में अगर आप बहुत से भावों को एक साथ में जोड़ सकने की क्षमता रखते हैं तो संभव है आपके लिए अमूर्त निबंध के विषय आपके लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसा संभव है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका कुछ सबल पक्ष हो, कुछ मनोवृत्ति, जैसे आप में खुद में आत्मविश्वास की अच्छी खासी मात्रा हो, तब भी अमूर्त विषय वाले निबंध आपके लिए वे बेहतर हो सकते हैं। व्यक्तित्व का प्रकार अगर आपका ऐसा है कि आप बलशाली हैं, मतलब कि आप स्ट्रांग पर्सनालिटी हैं, आप जिस बात को हाँ कहते हैं उसका मतलब हाँ होता है, जिस बात को ना कहते हैं उसका मतलब ना होता है, और आप इन दोनों के बीच में अंतर स्थापित करने की स्थिति में होते हैं। वैसी स्थिति में आपके निबंधों का जो खोज है, निबंधों की जो पहचान है, जिस विषय पर निबंध लिखने हैं, वह पूरी तरह से निर्भर कर जाता है। और साथ ही साथ यह इस पर भी निर्भर करता है कि आप भावनात्मक रूप से उसका कितना विभेदीकरण भी कर पाते हैं। इस पूरी संकल्पना को समझिए। भावनात्मक विभेदीकरण क्या होता है? भावनात्मक विभेदीकरण का अर्थ होता है कि आप अपने भावों को आसानी से एक के से दूसरे से भिन्न कर पाते हैं। इसका अर्थ होता है कि आप पहचान पाते हैं, आप लोगों के बीच में पहचान कर पाते हैं, वो उन लोगों को अलग अलग श्रेणियों में रखते हैं। आप यह भी पहचान कर पाते हैं कि कौन आपका साथी है, कौन आपका मित्र है, कौन आपसे प्यार करता है, कौन आपसे प्रेम करता है, और आपको नज़रों से प्रेम करता है या आपको दिल से प्रेम करता है, किसे आप सम्मान देते हैं, किसे आप लोकप्रिय समझते हैं। ये सभी अलग अलग बातें हो गई। इन सभी शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे आपके माँ बाप आपसे प्यार करते हैं, ऐसा संभव है कि वो आपको समझ नहीं पाते हैं। आप अपने माँ बाप पर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं, लेकिन यह भी आवश्यक नहीं है कि जिससे आप प्यार करते हैं आप उसके ऊपर में इतना विश्वास कर पाते हो। क्यों? क्योंकि विश्वास से एक भाव होता है, प्यार एक भाव होता है। माँ बाप का प्यार भी बिल्कुल अलग होता है। माँ बाप के प्यार में वात्सल्य होगा। एक शिक्षक के प्यार में हमेशा आपको सुधारने की बात होगी। वह अपना प्रतिबिंब आपके अंदर में देखेगा, और आपका एक सहपाठी अगर वह आपसे प्यार होगा, उससे अगर आपसे लगाव होगा, तो उसका भाव भी अलग होगा। और अगर एक लड़की होगी तो उसका भी भाव बिल्कुल अलग होगा। भावनात्मक विभेदीकरण का एक अर्थ ऐसा भी होता है कि आप इन बातों को समझ पाइए कि कौन आपका शिक्षक है, कौन आपका कोच है, कौन आपका ट्रेनर है, कौन आपका इंस्ट्रक्टर है और कौन आपका गुरु है। जैसे कोच सामान्यतः वो होंगे जो कि एक साथ में 400 लोगों की एक तरह की समस्या का समाधान करेंगे। वो सभी लोगों को एक ही मलाम पिरो को एक ही बात बताएंगे। अब आप खुद सोचिए, ऐसा कैसे संभव है कि 400 लोगों की, 200 लोगों की समस्या कोई एक ही तरीके से समाधान कर पाए? या तो उन विद्यार्थियों के प्रति अन्याय है या तो खुद के प्रति अन्याय है। इंस्ट्रक्टर वो होते हैं जो कि आपको सिर्फ इंस्ट्रक्ट करते हैं, बताते हैं, सलाह देते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा अच्छा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा है, ऐसा हमने किया था, हमें फायदा हुआ। जैसे कि सिविल सेवा परीक्षा में जितने भी जो तथाकथित टॉपर होते हैं, वह क्या करते हैं, आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं। वह आपके लिए कोच नहीं बन सकते क्योंकि उन्हें कोचिंग का कोई अनुभव है ही नहीं, तो वह इंस्ट्रक्ट करते हैं आपको। तो इंस्ट्रक्ट करते हैं कि हमने ऐसा किया, आप भी ऐसा करेंगे तो हो सकता है बेहतर हो जाए। या आपकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर है या आपकी बेवकूफ़ी पर निर्भर है कि आप उन बातों को माने या नहीं माने। ट्रेनर होता है जो आपके साथ लगा रहता है। वो देखता है कि आपने एक कदम उठाया है,
तो वह आपको उस मुकाम पर लेकर चला जाए। अगर आपने लेख लिखना शुरू किया है तो आपको वह ऐसी इस तरह का सपोर्ट देगा, इस तरह का सहयोग देगा कि आप दिन पर दिन लिखते 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 अभ्यास करते करते आप उसे लिख पाइए। एक गुरु होता है जिसका आपके साथ में लगाव हो जाता है, आपसे स्नेह हो जाता है, और जब वो स्नेह हो जाता है, आपके साथ में ऐसा लगाव हो जाता है, और वह ज्ञानी भी होता है, वह कोच भी होता है, वह इंस्ट्रक्टर भी होता है, वो ट्रेनर भी होता है, वह शिक्षक भी होता है, वह आपका माता पिता भी होता है, वह आपका दोस्त भी होता है, तो वह आपके पूरे व्यक्तित्व को तराशना शुरू कर देता है और उस क्रम में आपकी कोई भी बात नहीं सुनता है। गुरु को आप खोजते हैं, कोच आपको खोजते हैं, दोनों में अंतर है। कोच आपको खोज कर ले आते हैं, गुरु को आप चुनते हैं कि इन्हें हम अपना गुरु मानते हैं। तो इन बातों का विभेदीकरण ही भावनात्मक विभेदीकरण कहा जाता है। और जब आप भावनाओं का विभेदीकरण की स्थिति में होते हैं तो जाहिर है आपके जितने भी निबंध होंगे, निबंधों का जो उल्लेख होगा, निबंधों का जो चुनाव होता है वह बेहतर हो जाता है। तो यह पहला कदम था, यह पहला चरण था। दूसरा कदम है कि अब निबंधों के बारे में मालूम चल पाया, आपको निबंधों के बारे में जानकारी हो गई। अब आप एक विषय चुन लीजिए। विषय की पसंद आपके व्यक्तित्व और तैयारी का प्रतिबिंब है। आप कैसे विषय चुनते हैं यह आपके व्यक्तित्व को दर्शाने का कार्य करता है। आप कैसे विषय चुनते हैं यह आपके तैयारी का सबब भी होता है, तैयारी का मर्म भी होता है। कैसे? तो अगर आपकी तैयारी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत अच्छी है तो जाहिर है आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित विषयों को चुनने की कोशिश करेंगे। यह आपका एक पहलू हो जाता है। दूसरा, अगर आप भावनाओं को बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं, अमूर्त बातों को समझ पाते हैं, किसी के बिना बोले ही उनकी बातों को समझ पाते हैं, तो वैसी स्थिति में आप हमेशा जिस लेख को लिखेंगे वह लेख अमूर्त लेख होगा, वह आपके लिए हमेशा ही बेहतर कार्य करेगा। तो यह जो अमूर्त लेख है, इसे यह आपके व्यक्तित्व का परिचायक होगा। कुछ आपकी तैयारी का प्रतिबिंब होता है और कुछ आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होता है। यह भी एक बात है कि सामान्य अध्ययन की तरह निबंध के विषयों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। सामान्य अध्ययन की तरह नहीं भविष्यवाणी की जा सकती। आप ऐसा नहीं बता सकते हैं कि चूंकि इस बार क्वेड के बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत हुई है पूरे विश्व में, भारत में, और दक्षिणी चीन सागर को जो और उससे संलग्न जो भाग है उससे पहली बार इंडो पैसिफिक कहा गया है, तो यह रुचि की बात है। यह मालूम है कि इस वर्ष इससे संबंधित सवाल आएंगे और यह भी पूछा सकता है कि इसका प्रभाव भारत के ऊपर में पड़ेगा क्या। निबंध में ऐसी कोई भी बात कभी भी नहीं कही जा सकती है। परिणाम स्वरूप यह आवश्यक है कि उम्मीदवार को एक निबंध चुनने के लिए पहले स्वयं को समझ की एक व्यापक प्रक्रिया के माध्यम से गुजारना होगा। खुद की समझ, आपकी अपने बारे में समझ जितनी ही अच्छी होगी, आपके निबंध का चुनाव उतना ही अधिक होगा। निबंध का चुनाव जितना ही बेहतर होगा, उतनी ही अच्छी तरह से आप उस विषय को लिख सकते हैं। जितनी अच्छी तरह से आप उसे लिख सकते हैं उतना ही अच्छे आपको अंक भी आएंगे, क्योंकि वह आपकी नैसर्गिकता होगी, वह आपकी प्राकृतिक पहलू, वह आपका प्राकृतिक पहलू होता है। तो एक ऐसा विषय चुनना जिसमें एक बहुत अच्छी संक्षिप्त और सघन भाषा की आवश्यकता होती है, तो इसे आप लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं आपने एक विषय चुन लिया। जिस विषय को भी आपने चुना है उसमें संभव है कि उसमें एक सघन भाषा की आवश्यकता हो या सरल भाषा की आवश्यकता हो। अगर उसमें सघन भाषा की आवश्यकता होती है, खासकर वैसे स्थानों पर जो थोड़े दार्शनिक होते हैं, खासकर वैसे स्थानों पर जो थोड़े तकनीकी होते हैं। अब जैसे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के ऊपर में अगर आपसे कोई बात पूछी गई तो जाहिर है इसमें सैटेलाइट तकनीक से संबंधित कुछ पदों का उपयोग करना पड़ेगा। आपको यह बताना पड़ेगा कि CCD क्या होता है, चार्ज कपल डिवाइस क्या होता है। आपको यह बताना पड़ेगा कि VHRR क्या होता है, वेरी हाई रिजोल्यूशन रेडियोमीटर क्या होता है। आपको यह भी बताना पड़ेगा कि रिमोट सेंसिंग के थर्मल सेंसर इमेजिंग कैसे होती है। आपको यह भी बताना पड़ेगा कि DTM और DEM क्या होता है।
भले अंग्रेजी में हो, लेकिन ये बातें आपको बतानी पड़ेंगी, क्योंकि इसी के सहारे आप सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के समाज के ऊपर प्रभाव के बारे में बता सकते हैं। तो इस स्थान पर आपको एक सघन भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर इसे आप तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करेंगे तो निबंध बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो जहाँ एक सघन भाषा की आवश्यकता पड़ती है, उस स्थान पर अगर आपने के सामान्य भाषा का प्रयोग किया तो हो सकता है उस स्थान पर वो उतनी अधिक मात्रा में फिट नहीं बैठे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अलग अलग निबंधों के लिए अलग अलग कौशल की आवश्यकता होती है। कुछ की आवश्यकता भाषा होती है, कुछ में बहुत अच्छी समझ होती है, कुछ में विषय पर बहुत ही अच्छी पकड़ होती है, कुछ में बहुत अच्छे भाव होते हैं इत्यादि। जैसे किस में भाषा की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ेगी, जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग इसे ले सकते हैं। उदाहरण स्वरूप अमूर्त विषय के निबंधों में शब्दों का चयन महत्वपूर्ण होता है। अब जैसे अगर आध्यात्मिकता के ऊपर में किसी निबंध का आपने चयन किया है तो आपको यह इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि देवता से अलग कैसे होता है, देवता भगवान से अलग कैसे होता है, भगवान ईश्वर से अलग कैसे होता है। मतलब इन सभी शब्दों को अगर आप चुनाव अगर अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं तो आप इसे लिख नहीं पाएंगे। तो अमूर्त विषय के निबंधों में ये शब्द महत्वपूर्ण होते हैं। अब अगर इसी किसी अन्य भाव के बारे में भी आपने बात किया, मान लेते हैं आपने महात्मा गांधी के कथन के बारे में बात किया कि ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही प्रेम है, प्रेम ही सत्य है। तो इन सभी स्थानों पर आपको यह बात भी जाननी पड़ेगी कि क्या दोस्ती प्रेम का अभिप्राय होता है, क्या प्रेम और प्यार में अंतर होता है, क्या प्रेम और इश्क में अंतर होता है, क्या प्रेम और सच्चाई में अंतर होता है, या दोनों एक ही हैं, या क्या सच्चाई पारदर्शिता होती है या सच्चाई एक प्रत्यक्षीकरण होता है। इन सभी शब्दों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। इसलिए ऐसे स्थानों पर शब्दों का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वाले शीर्षक में विषय की बहुत अच्छी समझ आवश्यक होती है। क्यों? क्योंकि अगर अच्छी समझ नहीं होगी तो इसमें जितने भी जटिल किस्म के शीर्षक होंगे उन शीर्षकों को आप अच्छी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। जैसे उदाहरण के ऊपर ले लेते हैं कि अगर एक निबंध पूछा गया है कि क्वाड का भारत और हिंद और प्रशांत के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अगर आपको इसकी जानकारी नहीं होगी तो आप इससे संबंधित प्रश्नों को नहीं लिख सकते हैं। अगर ऐसा निबंध आपसे पूछा गया है कि भारत और चीन के संबंधों में प्रत्यक्षीकरण ही महत्वपूर्ण है, सच्चाई क्या सबसे कम उपयोग होता है, तो तब भी आपको इस स्थान पर एक समझ की आवश्यकता पड़ेगी। आपको मालूम चल सकता है अगर आप बिल्कुल विवेकशील रूप में सोचेंगे कि चीन जिसका भारत के साथ में करीब $1 बिलियन का व्यापार है, क्या अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर अपने $1 बिलियन की तिलांजलि दे देगा? एक पहलू आता है। क्या चीन पाकिस्तान को अपना दोस्त मानता है, या क्या पाकिस्तान को वह शोषण कर रहा है, या क्या वह भारत के साथ में एक दीर्घकालीन संबंध की व्याख्या करना चाहता है, या भारत को चारों तरफ से मसल कर उसके गले के मरोड़ कर छोड़ देना चाह रहा है। यह समझ आपकी आवश्यकता होनी चाहिए, इसकी समझ आवश्यक होनी चाहिए आपके लिए, और इस समझ को आप निरंतर अपने तर्क के द्वारा इसे हमेशा दर्शाते रहते हैं, इसे हमेशा बताते रहते हैं। अर्थव्यवस्था के विषयों में भाषा और पदावली दोनों का समान रूप से प्रयोग होता है। जैसे अगर आपने इंक्रीमेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो के बारे में बात की तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका फिस्कल डेफिसिट से क्या संबंध होता है, इन बातों का स्टैगफ्लेशन से क्या संबंध होता है, और इसके पूरे अर्थव्यवस्था के ऊपर में कैस्केडिंग इफेक्ट है, मतलब श्रेणीबद्ध प्रभाव कैसे पड़ते जाता है। फिर अगर उसी रूप में सामाजिक के मुद्दों में भाषा का अभिव्यक्ति का महत्व होता है, और भाषा और अभिव्यक्ति का मतलब, अब जैसे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अच्छे खासे लोग बहुत ही विंडिक्टिव होते जा रहे हैं और लोग बदला लेने की भावना में चले आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग बदला लेने की भावना में चले आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसे हम लोग कहते हैं
कैस्केडिंग, इसे कहते हैं कैस्केडिंग एस्केलेटर, मतलब कि एस्केलेशन लैडर जो होता है वो बढ़ते आता है। आपने एक काम किया, दूसरे ने उससे बढ़कर किया, फिर आपने उससे भी बढ़कर किया, फिर उसने और भी बढ़कर किया, फिर आपने भी और बढ़कर किया, और अंततः यह इतना बढ़ जाता है। इसी तरह के एस्केलेशन लैडर को आप समझ सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों में अभिव्यक्त होता है। ऐसा ही एस्केलेशन लैडर भारत और पाकिस्तान के संबंधों में भी अभिव्यक्त होता है। और जब हम लोग यह बात करते हैं कि एस्केलेशन लैडर उसमें अभिव्यक्त होता है, उसमें प्रतिबिंबित होता है, तो इस एस्केलेशन लैडर का महत्व क्या होता है? इस एस्केलेशन लैडर का महत्व होता है कि भारत ने कुछ किया, पाकिस्तान ने और भी अधिक किया, फिर भारत ने और भी अधिक किया, फिर उसने भी अधिक किया। तो ऐसी जहाँ भी बातें आती हैं तो इस पूरे बात को अभिव्यक्त कैसे किया जाए, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सामाजिक मुद्दों में भी इस तरह की बात आती है और यहाँ पर भाषा का महत्व अच्छा खासा हो जाता है। तो यह आवश्यक है कि छात्रों को उनको अपने सबल पक्ष के अनुसार विषय का चुनाव करना चाहिए। विषय का चुनाव आपकी उस विषय की जानकारी, विषय के प्रति आपकी प्रवृत्ति या आपका रुझान और समझ पर आधारित होनी चाहिए, जिससे आप, और यह समझ इतनी बेहतर होनी चाहिए कि यह इसकी तस्वीर आपके पास में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल साफ साफ हो, बिल्कुल तार तार हो। तभी आप अपने पूरे के पूरे संकल्पना को संरचना देने का कार्य कर सकते हैं। यह तालिका, एक तालिका आपसे दिखाई जा रही है और यह तालिका आपको उम्मीदवारों को उनके सामग्री की प्रकृति, यूपीएससी के उससे हर एक के शीर्षक से क्या उम्मीदें रहती हैं वह, और यह उम्मीदें किस प्रकार से पूरी की जा सकती है, इसके बारे में आपको बताने का कार्य करेंगे। जैसे निबंध का एक प्रकार हो सकता है पर्यावरण संबंधी मुद्दे। अब इससे संबंधित जो सवाल आ सकता है वह सवाल एक हो सकता है, जैसे हमारी संस्कृति, सभ्यता, विचार, हमारे नामकरण और प्राकृतिक घटनाओं के प्रति हमारी धारणाएं उन धारणाओं में ही निहित है। एक इसका स्वरूप हो जाता है, एक इससे संबंधित ऐसा प्रश्न आ सकता है। अब इसका स्वरूप सोचिए, हमारी संस्कृति, सभ्यता और विचार हमारे नामकरण और प्राकृतिक घटनाओं के प्रति हमारी धारणाओं में ही निहित है या प्रतिबिंबित है। हम कैसी अपनी धारणाएं बनाते हैं, उसी तरह से हम प्रकृति का उस रूप से नामकरण करेंगे, उसी रूप में हम प्राकृतिक घटनाओं को वैसे देखने की कोशिश भी करेंगे। अब यह उसका उदाहरण हुआ, पर्यावरण संबंधी मुद्दे में से एक का यह उदाहरण हुआ। इससे संघ लोक सेवा आयोग की उम्मीदें क्या होंगी? संघ लोक सेवा आयोग आपसे यह उम्मीद करेगा कि आपकी पर्यावरण की ओर की समझ है बेहतर है, और आपको यह ध्यान रखना है कि आप हमेशा पर्यावरणीय नैतिकता का पालन कर रहे हैं और आप इसे वृद्धि और विकास के साथ में संतुलित करने में भी सक्षम है। अर्थात आपको मालूम है कि आप कहाँ पर पर्यावरणीय नैतिकता को और किस स्थान पर वृद्धि हो रही है, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास है, उनके साथ में आप कैसे इसे संतुलित भी कर पाएं। तो इसके लिए करना क्या होता है, करना क्या होगा आपको? इसके लिए क्या करना होगा कि वृद्धि और विकास पर समझौता किए बिना प्रकृति के साथ आप रहें। मतलब आपको वृद्धि भी करनी है, विकास भी करना है, और इनके साथ बिना समझौता किए आप यह भी कोशिश कीजिए और यह भी कोशिश करनी पड़ेगी कि आप पर्यावरण को कहीं भी किसी भी स्थान पर कोई नुकसान नहीं होने दें। तो इससे विद्यार्थियों को क्या सलाह दी जा सकती है कि इनको तैयार करने की विधि क्या होनी चाहिए? तो विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए कि स्वयं को संतुलित रखना होगा इन्हें, लेकिन पर्यावरण के पक्ष में अधिक जोर दें। मतलब है कि स्वयं को संतुलित रखें, मतलब कि आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास के बारे में बात तो करे ही करे, लेकिन साथ ही साथ यह भी बताएं कि पर्यावरण संबंधी जो पहलू हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण होने चाहिए और हों। पर्यावरण की कीमत पे इसे नहीं करना है। दूसरे प्रकार का निबंध होता है, वह होता है दृष्टिकोण आधारित विषय। तो दृष्टिकोण आधारित विषय जो होते हैं उनमें से एक निबंध का जो स्वरूप हो सकता है कि कोई अपने दृष्टिकोण में परंपरागत हो सकता है लेकिन सोच में आधुनिक हो सकता है, लेकिन दृष्टिकोण में आधुनिक और सोच में परंपरागत नहीं हो सकता। एक उदाहरण है। फिर दूसरा, यह दृष्टिकोण की बात है, एक बौद्धिक दिमाग की सबसे बड़ी पहचान किसी भी विचार से सहमत हुए बिना उस विचार में स्वयं को व्यस्त कर पाना होता है। उसे ही कहते हैं बौद्धिक।
यह इसके दो उदाहरण चले आते हैं। अब संघ लोक सेवा आयोग की इससे उम्मीदें जो होंगी, वह चाहेगा कि अगर ऐसे आपके पास में दिए गए हैं, इस प्रकार के उत्तर दिए गए हैं, इस प्रकार के निबंध दिए हैं, तो आप इन अवधारणाओं का संतुलन स्थापित कर पाइए। अब अगर आप अवधारणाओं को आप नहीं कर पाएंगे तो आपका दृष्टिकोण बिल्कुल एक तरफ होगा, फिर एक और दूसरी तरफ होगा, बिल्कुल उत्तर होगा, एक बिल्कुल दक्षिण होगा। शायद दोनों ही विचारधाराएं कभी भी किसी स्थान पर मिल नहीं पाए, उनका सम्मिश्रण नहीं हो पाए, उनका संलयन नहीं हो पाए, और वह 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 अंततः क्या होगा, ये धारणाएं बिल्कुल सन्निपात की स्थिति में चली जाएंगी। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो पूर्ण दृष्टिकोण विकसित करना पड़ता है। इसके लिए सिर्फ केवल भावनाओं में नहीं रहना पड़ता है, लेकिन वैश्विक संभावनाएं भी विकसित करनी पड़ती हैं, जिससे कि आप मालूम चल पाए कि कुछ हद तक आप में दुनियादारी की रीतियां भी हैं और दुनियादारी की रीत से आप अवगत भी रहे हैं। तो भावनाओं के बीच में और दुनियादारी की बातों के बीच में आपको संतुलन स्थापित करेगा, तभी आपका दृष्टिकोण संतुलित भी हो सकता है। इस पर सलाह क्या देते हैं? विद्यार्थियों को सलाह क्या दी सकती है कि व्यवहारिक हों और अच्छी खासी मात्रा में अध्ययन भी करें। जब तक उनके व्यावहारिकता का अध्ययन के साथ में, उनके समझ के साथ में, उनके ज्ञान के साथ में दोनों का संलयन नहीं होगा, तब तक ऐसे निबंध अच्छी तरह से लिखे नहीं जा सकते। तीसरा प्रकार निबंध का आता है वह है, उसे कहते हैं ज्ञान आधारित विषय। अब इससे संबंधित जो एक निबंध हो सकता है वह हो सकता है, उदाहरण इसका हो सकता है कि भारत के औद्योगिक विकेंद्रीकरण को देश की सरकारी योजनाओं ने जितना ही बढ़ाया है, उतना ही बाजार की शक्तियों के द्वारा भी बढ़ावा मिला है, और अब यह स्थानीय उद्यमिता के द्वारा अग्रसर किया जा रहा है। मतलब कि भारत के इंडस्ट्री डिसेंट्रलाइजेशन को सरकार की नीतियों ने जितना आगे बढ़ाया है, उतने ही इसके बाजार के बलों ने, मार्केट फोर्सेस ने बढ़ाया है। लेकिन अब हाल फिलहाल में इसको रीजनल एंटरप्रेन्योरशिप, जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जो नए आ रहे हैं, उसे उतना ही बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग आपसे क्या अपेक्षा करता है इस संदर्भ में कि नौकरशाही का हिस्सा होने के लिए एक वैश्विक नागरिक आपको होना आवश्यक है, और यह वैश्विक नागरिक सभी बातों को वैश्विक स्तर पर देखने की कोशिश करेगा, न कि बिल्कुल प्रादेशिक स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। और जो वैश्विक स्तर पर इन बातों को देखने की कोशिश करता है, जाहिर है उसके ज्ञान की परिधि अलग होती है, ज्ञान की उसकी संभावनाएं भी अलग होती हैं, और उसके ज्ञान के आयाम में कुन इन बातों का समावेश भी होता है। कुछ उन बातों का समावेश भी होता है जिन बातों का समावेश किसी अन्य स्थान पर सामान्यतः संभव नहीं है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि वैश्विक संभावनाओं को विकसित कर सकते हैं, और आपको अपने लिए क्या करना पड़ेगा कि शैक्षणिक और व्यावहारिकता के पहलू पर आना पड़ेगा। मतलब आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, अपनी व्यावहारिकता भी विकसित करनी पड़ेगी, तभी आप दोनों को सम्मिश्रित भी कर सकते हैं, दोनों भावों को, दोनों तरह के कौशल को, अगर यह कौशल कहा जा सकता है तो। इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण इस संदर्भ में हो सकता है कि भारतीय फिल्में साहित्य के समान है, जो समय के साथ में वास्तविक में समाज में हुए परिवर्तन को प्रतिबिंबित भी करती हैं। अब आप खुद सोचिए कि आप इस प्रश्न का उत्तर कैसे ही दे पाएंगे जब तक कि आपको जानकारी नहीं होगी कि 1977 में एक फिल्म बनी थी मंथन, जो श्वेत क्रांति पर थी। उसी तरह से एक फिल्म बनी थी मदर इंडिया, जो शुष्क प्रदेश कृषि पर थी। एक फिल्म बनी थी उपकार, जो हरित क्रांति पर आधारित हुआ करती थी। उसी तरह से एक फिल्म बनी थी गुजरात में, जो रेनबो रिवॉल्यूशन के ऊपर में, इंद्रधनुष क्रांति के ऊपर में आधारित हुआ करती थी। और सभी के गाने भी अलग अलग हुआ करते थे। अब ध्यान दीजिए कि उपकार का एक गाना हुआ करता था कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। वह बताता है कि आपकी ज़मीन किस तरह की है, और ज़मीन आपकी कितनी उर्वर है, कितनी उपजाऊ है, और उस पर आपको कितना गुमान है। उसी तरह से मंथन का जो गाना हुआ करता था, वह गुजराती में था। मारे गाम कांठा पारे, जहाँ दूध की नदियाँ बाहे, जहाँ कोयल डोको गाए, मारे घर आंगा नाना भूलो ना।
मतलब कि यह गानों से ही प्रतिबिंबित होता है। इसी तरह से अगर आप इस पूरे पहलू को ले लेंगे तो अगर आप फिल्में देखते हैं तो फिल्मों से आपको ज्ञान भी अर्जित करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो अलग अलग प्रकार के जो गाने होते हैं वो समाज को प्रतिबिंबित करने का कार्य करते हैं। जैसे जैसे कि अभी हाल फिलहाल में जितनी फिल्में बनी हैं पंजाब से और हरियाणा से उनके गानों को लिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन स्थानों पर लड़कियाँ थोड़ी क्रांतिकारी होते जा रही हैं और लड़कियों की मन स्थिति को ही इस स्थान पर प्रतिबिंबित करने का काम किया गया है। तो ऐसे धूम 3 में भी इस तरह के गाने हैं और इस तरह के गाने कॉकटेल में भी हैं, अगर आपको ध्यान होगा तो इन बातों का। जैसे धूम 3 में एक गाने में जब लड़कियों ने अपने आप को अभिव्यक्त किया तो उन्होंने क्या बताया, मैं शहर हूं इस शबनम का, गुलशन का इत्र चुराऊं, रुख बदलूं तो सैलाब हूं मैं, पर्वत को चीर दिखाऊं, मैं तो कमली कमली, मतलब मैं तो रेबल हूं, रिवॉल्यूशनरी हूं। फिर आप दूसरी चीज को देखें, कॉकटेल में था, यही उसी की अभिव्यक्ति थी, यारा तेरे सजदे इश्क दिखा, मैं तो आई जग तज दे इश्क दिखा, जब यार करे परवाह मेरी, परवाह नहीं मुझे दुनिया की, जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं तो हूं ही नहीं इस दुनिया की। इन दोनों में ही क्रांतिकारी स्वरूप है। यह ज्ञान आधारित तो है ही है, लेकिन यह ऐसा ज्ञान है जिसे आप अर्जित करते हैं देखकर, प्रेक्षण करके, अनुभव करके करते हैं। यह किताबी नहीं है और ज्ञान कभी भी पूरी तरह से मूर्त या अमूर्त रूप में सिर्फ किताबी नहीं होता है। चौथे प्रकार का निबंध अमूर्त विषयों से संबंधित हो सकता है। अमूर्त जिसमें कि अच्छी खासी मात्रा में सोच का निवेश रहता है, जिसमें कि अच्छी खासी मात्रा में सोच आधारित होती है। अब जैसे इसका एक उदाहरण हो सकता है, क्रियाएं हमेशा खुशी नहीं ला सकती हैं, लेकिन क्रियाओं के बिना कोई खुशी भी नहीं होती। मतलब एक्शंस डोंट ब्रिंग यू हैप्पीनेस, बट देयर इज नो हैप्पीनेस विदाउट एक्शन। इसी तरह से एक दूसरा निबंध हो सकता है, बिना सोचे सीखना नुकसान है और चिंतन बगैर सीख खतरनाक है। अब ये दोनों टॉपिक की, ये दोनों विषय आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं और आप तभी इनके बारे में सोच सकते हैं जब आपने पहले कभी ऐसा सोचा होगा, अन्यथा आपके लिए सोचना आसान नहीं बनता है। तो संघ लोक सेवा आयोग की से आपकी क्या अपेक्षा होगी? उसकी अपेक्षा होती है कि आप एक विचारक हैं या नहीं, मतलब कि आप विचार कर सकते हैं या नहीं, अपने विचारों के बीच के द्वंद्व को ठीक कर सकते हैं या नहीं, उन विचारों में आए मतभेद को, उनके बीच में आए विरोधाभास को आप मैनेज प्रबंधन कर सकते हैं या नहीं, या फिर क्या आप भीड़ में स्वयं को अकेले कर पाते हैं, मतलब कि आपके पास में चारों तरफ में भीड़ है और क्या उसमें अकेले रह सकते हैं, मतलब कि आप अपने सोच से इतने घिरे हुए हैं कि आपको इस बात का एहसास ही नहीं है कि इतनी बड़ी भीड़ भी है आपके पास में। तो क्या आप अकेले रह सकते हैं या नहीं, या अकेले रहकर भी अपने विचारों के भीड़ में घिरे रह सकते हैं। मतलब आप अकेले रहेंगे तो आपको कोई समस्या भी नहीं होगी, क्योंकि आपका साथ देने के लिए आपके पास में 10 तरह के विचार भी होंगे। अब ऐसे में जो विद्यार्थियों को करना चाहिए कि अमूर्त विषयों में से उन्हें एक तर्क लेना है और उसकी तार्किक अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए, उस अमूर्तता की तार्किक अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए। तो तर्कसंगत उत्तर, मतलब इसके अंतर्गत तर्कसंगत उत्तर जिसके आपके विचारों को उचित अभिव्यक्ति भी मिलती रहे। मतलब आप अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं तो यह विचार तार्किक होने चाहिए। विचार तार्किक तभी हो सकते हैं जब आपकी सोच बिल्कुल ही स्पष्ट होगी, बिल्कुल ही स्पष्ट होगी। और ये सोच तब आपकी तभी स्पष्ट हो सकती है जब आप एक बहुत ही उच्च स्तरीय अवलोकन करेंगे और आप में जागरूकता की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी। जागरूकता मतलब अवेयरनेस की मात्रा भी आपके प्रति उतनी ही अधिक होगी। फिर एक और शीर्षक हो सकता है जिसे हम लोग कहते हैं वर्तमान मुद्दे पर आधारित हो सकता है। यह 5वां शीर्षक हो सकता है। वर्तमान मुद्दा मतलब कि अभी हाल फिलहाल जो कुछ चीजें चल रही हैं, मतलब समकालिक है। अब जैसे इससे संबंधित एक वर्तमान मुद्दा हो सकता है जिसके बहुत सारे अंतर संबंध हो सकते हैं, उस प्रकार के एक मुद्दा हो सकता है।
भारत को चीन की रणनीतियों का सामना सामरिक रूप से न कि रणनीतिक रूप से करना चाहिए। अब यह एक स्वरूप है। अब आप देखिए कि डोकलाम चा के संदर्भ में अगर भारत उस समय लड़ाई छेड़ देता या आक्रमण कर देता तो वह क्या होता? वह रणनीतिक रूप से होता, न कि सामरिक रूप से। सामरिक रूप से क्या किया? दोनों लोग पीछे हट गए तो दोनों की सामरिक जीत हुई। चीन की भी सामरिक जीत हुई और भारत की भी सामरिक जीत हुई। क्यों? दोनों लोग पीछे हट गए। अगर उस स्थान पर लड़ भिड़ कर तू आया तो मैं आया अगर लड़ाई कर चुके होते तो अब तक दोनों ही कुछ न कुछ उससे अधिक मात्रा में लूज कर चुके होंगे, खो चुके होते। तो यह एक वर्तमान मुद्दा है। इस वर्तमान मुद्दे को, इस वर्तमान घटना को एक मुद्दे के रूप में परिवर्तित किया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग इसे अपेक्षा करता है आपसे कि आपके आसपास में कुछ भी हो रहा हो इसकी आप जानकारी एकत्र करते रहें और इस जानकारी का प्रसंस्करण भी आप करते रहें। और इस प्रसंस्करण में कितने माहिर हैं, इसके प्रोसेसिंग में कितनी माहिर है, इस जानकारी को एक माला में पिरोकर उससे एक निष्कर्ष निकाल पाना, इस जानकारी को के साथ में अन्य सारी जानकारियों को जोड़कर उससे एक निष्कर्ष निकाल पाना, यही आपकी विशेषता होनी चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है? आपको अपनी चेतना को पूरी तरह से क्रियात्मक रखना पड़ता है कि आप किसी भी घटना का हर एक पहलू पर ध्यान दे पाएं, किसी भी घटना के हर एक पहलू पर। अब चीन भारत का दुश्मन है भी, नहीं भी है। इसलिए है क्योंकि यह हमारा मन कहता है। इसलिए हमें लगता है कि हम लोगों ने समझा है कि चीन ने हमारी बहुत सारी धरती को अपने में कब्जे में ले लिया है। नहीं भी है क्योंकि चीन का भारत के साथ में इतनी अधिक मात्रा में व्यापार है। और अगर ऐसा होता है कि भारत के लोग वास्तविक रूप में कोरिया और जापान के जैसे राष्ट्रभक्त होते तो वो चीन का सामान लेते ही नहीं। तो यह गलती यहाँ के लोगों की है, इसमें चीन की कोई गलती है ही नहीं। अगर चीन का व्यापार इतना बढ़ा है तो सिर्फ इस कारण से कि भारत के लोग चीन को उस रूप में नहीं देखते हैं। और जो लोग इस रूप में नहीं देखते हैं तो हो सकता है वो बोलने की खातिर कुछ भी बोल सके, व्हाट्सएप पर मैसेज करने की खातिर कुछ कर सके, लेकिन उनके शब्दों में और उनके कार्यों में कहीं पर भी किसी प्रकार का समन्वय नहीं है। फिर एक विषय हो सकता है, ये छठा हो सकता है कि भारत की प्रकृति और भारतीयता की विविधता, उपनिवेशवाद का अंत और नव उपनिवेशवाद, इससे संबंधित कुछ विषय हो सकते हैं। अब इससे संबंधित जो लेख पूछा जा सकता वो होगा कि भारत में लोकतंत्र कितना सफल रहा है, या भारतीय समाज में बदलाव तो आ रहा है लेकिन भारतीय समाज में विकास नहीं हो पा रहा है। ये ऐसे दो पहलू हो जाते हैं इसके लेख के। अब इसके लिए आवश्यक हो जाता है, संघ लोक सेवा आयोग इसके लिए क्या कहता है कि इसके लिए देश की समझ होनी चाहिए, देश के प्रति आपका सम्मान होना चाहिए। देश को आपने जिस रूप में है उस रूप में स्वीकारा है या नहीं स्वीकारा है। आप अक्सर पाएंगे कि अक्सर यहाँ पर आपको कुछ लोग मिलेंगे जो हमेशा आपको ये कहते हुए नजर आएंगे कि भारत में यह ठीक नहीं है, भारत में यह भी ठीक नहीं है। वो भारत की हर एक पहलू से को वह हमेशा आलोचना की दृष्टि से ही देखेंगे। वह लोग वह अपने छोटी बात को भी अंग्रेजी में ही बताने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आज तक उन्होंने हिंदी कभी सीखी ही नहीं, और वह होंगे तो वह सपने भी हिंदी में देखते होंगे, अपने बातचीत भी हिंदी में करते होंगे। हो सकता है भोजपुरी में करते हो, मैथिल में करते हो, मगही में करते हो, अवधी में करते हो, लेकिन दिखाने के लिए ऐसा दिखाएंगे कि उन्होंने इन सब चीज़ों की तिलांजलि दे दी है और उनका जन्म सीधे अमेरिका में हुआ है। क्यों? क्योंकि उन व्यक्तित्वहीन होते हैं, रूढ़िहीन होते हैं, मतलब रीढ़हीन होते हैं। क्यों? क्योंकि वह इसकी समझ नहीं होती, उनको देश की समझ नहीं होती, देश का सम्मान नहीं करते हैं। और नहीं तो उन्होंने देश को उन्होंने उस रूप में स्वीकार किया है। राष्ट्र के प्रति उनका पूरा समर्पण नहीं है, और भारत की धरोहर और भारत की संस्कृति के प्रति उनका सम्मान भी उतना नहीं होता है। हाँ, संघ लोक सेवा आयोग यह अपेक्षा करता है कि आप भारत की संस्कृति का, इसकी धरोहर का सम्मान करें, महत्वपूर्ण स्थानों की सैर कर चुके होंगे, इसकी विविधता को आप मान्यता दे चुके होंगे और उस विविधता को सम्मान भी करते हैं और उनकी राष्ट्र निर्माण में भूमिका की भी सराहना करते रहते हैं।
तो आपको करना क्या पड़ता है कि विषय में दिलचस्पी तो दिखाना ही दिखाना है, साथ ही साथ है कला और वास्तुकला में रुचि भी प्रकट करना होता है। भारतीय होने पर गर्व भी महसूस करना होता है। मतलब अब भारतीय हैं तो पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है कि राष्ट्रभक्ति का अर्थ होता है, देश के प्रति जुनून का अर्थ होता है कि आप देश जैसा भी हो आप उसके ऊपर गर्व महसूस करते रहिए और करते रहिए। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको विद्यालयों की किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा, जिससे कि आप तृणमूल स्तर पर जाकर उन बातों को फिर से उसी रूप में देखिए जिस रूप में आपने कभी देखा नहीं था। आप यात्रा साहित्य के बारे में जानिए, अपने उनकी प्रकृतियों के बारे में, अपनी प्रकृति के बारे में जानिए, और भारतीय और कुछ उपनिवेशीवाद देशों के बारे में उनके क्या है भारत के प्रति नज़रिया, उनके बारे में भी अपने निष्कर्ष निकालें। जैसे हाल फिलहाल में इस संदर्भ में डॉक्टर शशि थरूर के बहुत से व्याख्यान हुए हैं, जिसमें एक तरह से उन्होंने अगर हम लोग बिल्कुल सामान्य भाषा में बताएं तो अंग्रेजों की पूरी संकल्पना को और अंग्रेजियत को पूरी तरह से चीर फाड़ करके छोड़ दिया है। तो जाहिर है उनके स्तर के जो बुद्धिजीवी होंगे उनके तर्क के सामने बहुत लोग टिक नहीं पाएंगे। 7वें प्रकार का जो लेख होता है वह है राजनीतिक अर्थव्यवस्था, दर्शन शास्त्र और दर्शन शास्त्र, मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमी और पॉलिटिकल फिलॉसफी। अब पॉलिटिकल इकोनॉमी और पॉलिटिकल फिलॉसफी का अर्थ हो गया कि भारत की डेमोक्रेसी से, भारत की अर्थव्यवस्था से कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। जैसे एक प्रश्न हो सकता है, एक लेख, एक निबंध हो सकता है ऐसा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ भी नहीं बल्कि पुनर्वितरण और अक्षमता की राजनीति और अर्थशास्त्र है। फिर एक प्रश्न हो सकता है, भारत ने आर्थिक शक्ति बनकर राजनीतिक शक्ति हासिल करने के बजाय अगर राजनीतिक शक्ति हासिल कर राजनीतिक शक्ति हासिल न कर आर्थिक शक्ति बनने की कोशिश की होती तो भारत आज भी चीन की तरह का एक सुपर पावर होता। भारत एक सुपर पावर नहीं है, और कैसे वह देश सुपर पावर हो सकता है जिसको पड़ोसी देश को रोज एक थप्पड़ लगा देते हैं आज न कल, कभी न कभी। तो जाहिर है यूपीएससी समझता है, संघ लोक सेवा आयोग इस बात की उम्मीद करता है कि आपके ज्ञान और समझ दोनों में ही अच्छी खासी मात्रा में इजाफा हुआ है या इजाफा हुआ भी होगा। आपके ज्ञान की और इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि ज्ञान मतलब कि अलग अलग विषयों पर ज्ञान, राजनीति विज्ञान, राजनीति पर विज्ञान पर ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान पर विज्ञान या विज्ञान पर ज्ञान, या फिर आप समझ सकते हैं कि दर्शन शास्त्र के ऊपर में जानकारी, और इनको अपने समूहों के बीच में आप चर्चा करें। इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। करना क्या पड़ेगा कि आप अपने ज्ञान की क्षमता विकसित करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। और इस तरह के प्रश्नों का उत्तर वो लोग करते हैं जो किताबी कीड़े होते हैं, दिन भर किताबों को लेकर बैठे रहते हैं। और सिर्फ उन्हें इतना ही नहीं करना है, उन्हें इसके लिए और भी काम करना पड़ता है और भी करना पड़ेगा। अगर इन सब चीज़ों की जानकारी लेने के उपरांत तो उन्होंने क्या किया, अगर अपने समूहों के बीच में उन्होंने चर्चा की और अद्यतन लिंक की स्थापना भी की, मतलब कि इस टॉपिक के साथ में, इन विषयों के साथ में उन्होंने एक अद्यतन लिंक की भी स्थापना करने की कोशिश की। यह भी पहलू चलाता है। फिर 8वां एक पहलू आता है जिसे कहते हैं महिलाओं की भूमिका। अब महिलाओं की भूमिका संबंधित जो एक प्रतिनिधि निबंध हो सकता है वो हो सकता है कि किसी भी देश का विकास महिलाओं के प्रति रवैया, मानस, प्रतिभा और उस भूमिका को पूरी तरह से सम्मिलित करना आवश्यक है जिससे लिंग की विविधता का उपयोग किया जा सके। मतलब कि पूरे देश की प्रतिभा का उपयोग तभी हो सकता है जब कि हम लोगों ने महिलाओं का और सभी लोगों का आदर करना शुरू कर दिया है। दूसरा ऐसा प्रश्न हो सकता है, लिंग समानता और बराबरी को कभी भी एक नहीं माना जा सकता है। मतलब इसे हम लोग कहते हैं कि अगर इसे सामान्य भाषा में बताने की कोशिश करें, समझ की बात है, तो क्या लड़कियां कभी लड़कों के बराबर हो सकती हैं? हाँ, उससे अधिक भी हो सकती हैं, लेकिन समान नहीं हो सकती हैं। गर्ल्स कैन बी इक्वल टू बॉयज बट कैन दे बी सेम एज बॉयज? नो, नेवर। लड़कियां लड़कों के बराबर हो सकती हैं, उनके समान नहीं हो सकती हैं। यह समझ की बात है, और संघ लोक सेवा आयोग यह समझता है कि आपको इस लिंग मुद्दे की समझ है। करना क्या होगा आपको इसके लिए?
ऐसे निबंधों को प्रबंधन करने के लिए कि महिलाओं को समानता दिलाने वाली समस्याओं की समझ होनी चाहिए, उनको उनके समस्याओं की समझ विकसित करनी चाहिए। दुनिया को आप महिलाओं के नज़रिए से आपको देखना पड़ता है, या देखना पड़ेगा, देखना चाहिए भी उन्हें उनके अपनी नज़र से। और तैयारी के लिए आपको क्या करना पड़ सकता है कि मनोवृत्ति और सूचनाओं के प्रभाव का प्रभाव सरकार के कार्यक्रम और उनकी योजनाओं के कार्यान्वयन की कितनी कितनी बातें हैं, उन सब की जानकारी है होनी चाहिए। और अवधारणा, इस पूरी अवधारणा में महिलाओं की स्थिति, उनके विशिष्ट संस्कृति, उनकी मानसिकता क्या होती है, और मानसिकता का उनके व्यक्तित्व पर और इस पूरे समाज के चलने पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह भी जानना आवश्यक होता है। अब जैसे उदाहरण के रूप में यह मानसिकता का अध्ययन भी आपके लिए आवश्यक हो जाता है कि पुरुषों का जो दिमाग होता है, जो पुरुषों की सोच होती है, वह होती है किस रूप में होती है? बॉक्स के रूप में होती है। उनके ऐसा समझ सकते हैं, उनके दिमाग में ढेर सारे बॉक्स होते हैं। एक दोस्ती का बॉक्स होता है, एक काम करने का बॉक्स होता है, एक प्यार करने का बॉक्स होता है, एक बदला लेने का बॉक्स होता है, एक आराम करने का बॉक्स होता है। इनको सभी को सामान्यतः पुरुष एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके कंपार्टमेंट जो होते हैं उनके बीच में बहुत वायरिंग नहीं होती है, मतलब इनके बहुत तार नहीं बंधे हुए होते हैं। महिलाओं का जो दिमाग होता है, लड़कियों का जो दिमाग होता है, उसमें ये सारे बॉक्स तो होते ही होते हैं, लेकिन सभी बॉक्सों का सभी के साथ में बहुत सारी वायरिंग होती है। मतलब वो काम को भावना के साथ में, भावना को अपनी ऊर्जा के साथ में, ऊर्जा को अपनी सोच के साथ में, सोच को अपने व्यक्तित्व के साथ में, व्यक्तित्व को अपने काम के साथ में, अपने काम को समाज के साथ में, समाज को अपने मानसिकता के साथ में, सभी को इतनी अधिक मात्रा में जोड़ देती हैं। तभी अगर महिलाएं कभी भी गंभीर रूप से यह बात किसी बात के ऊपर में निष्कर्ष निकालती हैं, तो उनकी निष्कर्ष हमेशा ही सही होती है। क्यों? कि वह अपने दिमाग में इतने बातों का प्रसंस्करण इतने कम समय में कर पाती हैं कि उनकी सोच सही होनी ही होनी होती है, और यही महत्वपूर्ण हो जाता है। पुरुषों में ऐसी बात नहीं होती। पुरुष एक जिससे दोस्ती करेंगे तो हो सकता है उससे प्यार नहीं करें, उससे कहें कि नहीं ये दोस्ती है, मेरे लिए प्यार नहीं है। अगर किसी के साथ में मतलब निकालना बोले कि देखो भाई इतना मतलब है, इसके साथ में हम आगे नहीं जा सकते हैं, तो एक कंपार्टमेंटलाइज है। इस बात की भी समझ होनी चाहिए। इन सभी का एक अनंतिम है पहलू है, जिसे हम लोग कहते हैं नगरीकरण, वैश्वीकरण, उनके गुण और उनके विकास एवं उनका प्रभाव। मतलब कि एक तरह का निबंध इसके ऊपर भी पूछा जाता है। अब इससे संबंधित जो प्रतिनिधि निबंध हो सकता है वो होगा कि नगरीकरण कभी एक समस्या नहीं है, लेकिन नगरीय वृद्धि समस्या है। अब इसके ऊपर में सोच ही आपकी अच्छी खासी हो जाएगी। नगरीकरण और नगरीय वृद्धि दोनों के बीच में अंतर स्थापित आप करने की स्थिति में होंगे, तभी आप इस निबंध को लिख भी पाएंगे। फिर दूसरा, नगर सभ्यता का पालना है, उसका क्रैडल है, सभ्यताओं का पालना है यह। अब इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग जो आपसे अपेक्षित रखता है ऐसे शीर्षक के लिए कि आप शहरी प्रशासन में बिल्कुल दक्ष होंगे या दक्षता की मानसिकता रखते होंगे। आपकी सोच शहरी होगी, नगरीय होगी, नगरीय दृष्टिकोण होगा आपके पास में, और यह इसके साथ साथ वैश्विक भी होगा और साथ साथ भारतीय भी होना चाहिए। वैश्विक मतलब कि आप आइसलैंड में जाइए तो आइसलैंड के लोगों के साथ में बिल्कुल घुल मिल जाए, अगर आप अमेरिका गए तो वहाँ के लोगों के साथ में, और आप कुछ अत्याधुनिक देशों में गए जैसे फिनलैंड गए, नॉर्वे गए, तो वहाँ के लोगों के साथ में भी घुल मिल जाए, उनको समझे, लेकिन तब भी अपने भारतीयता को बिना नष्ट हुए मतलब कि आप के अंदर जो भारतीयता है उससे नष्ट नहीं होने दे। इसके लिए जो कार्य करना पड़ता है आपको, वह करना पड़ेगा कि आपको अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता और परिप्रेक्ष्य विकसित करना पड़ेगा। परिप्रेक्ष्य का मतलब आप समझेंगे कि अलग अलग समाज, अलग अलग नगर अलग अलग रूप से व्यवहार करते हैं। अब उदाहरण के रूप में अगर मान लेते हैं कि आप एक अनुभव के बारे में बात करते हैं, तो एक बार मेरा आइसलैंड में एक सेमिनार था, आइसलैंड की राजधानी रिक्याविक में। तो हमें बताया गया कि उस स्थान पर एक अच्छी खासी भीड़ आ रही है। अच्छा, भीड़ कैसी है, कितनी है उस स्थान पर, कि उस स्थान पर कुल मिला जुलाकर करीब 40 लोग आए। वहाँ के लिए ये बहुत बड़ी भीड़ थी उस स्थान पर, ठीक। और जब हम लोग ये बात करते हैं कि उस स्थान के लिए बहुत ही बड़ी भीड़ थी, तो इसका अर्थ यह निकलता है कि अगर हम लोग उस स्थान पर आते हैं और वहाँ पर इतनी बड़ी भीड़ आई है, तो
तो वहाँ पर कौन कौन से विद्यार्थी थे? तो उस स्थान पर एक 60 वर्ष का व्यक्ति भी हो सकता है, विद्यार्थी था मेरा, और एक 17 साल की लड़की भी थी जिसकी गोद में उसका अपना बेबी भी था। अब वो पूरा बेबी, वह जो बच्चा था, पूरे पूरे स्थान का शुमार बन गया। अब उस स्थान पर किसी ने यह नहीं पूछा कि हाँ तुमने शादी की या नहीं की, तुम्हारा बेबी कैसे हो गया, इस बात से किसी को कोई मतलब था ही नहीं। तो उस समाज के संदर्भ में यह परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण है। अमेरिकी समाज में यह परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण होता है कि आप किसी के साथ में रहिए, थोड़े दिनों तक रहिए, उसे जानिए, तब शादी की बात सोचिए। क्यों? क्योंकि वहां पर समझते हैं, वो अपने बच्चों को बिल्कुल छोड़ देते हैं कि ठीक है, तुम जो करना है करो, तुम्हें जो करना है तुम्हें छोड़ दिया जाता है। वो 13 साल में एक बच्चा क्या समझ पाएगा उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? 16 साल के एक बच्चा क्या समझ पाएगा उसके लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा है? यहाँ के माँ बाप उसको 20, 25, 26, 27 साल तक उसे संरक्षण देते हैं। आपको क्या खुद ध्यान होगा, बहुत से विद्यार्थी जो सुन रहे होंगे उन्हें खुद संरक्षण मिला हुआ होगा अपने माँ बाप से। तो कौन सा समाज बेहतर है, वह या यह? दोनों ही बेहतर है। यह परिप्रेक्ष्य है, और इस परिप्रेक्ष्य के संबंध में आपको अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास करना होता है। जो इससे संबंधित अंतिम श्रेणी होगी वह होगी आबादी और गरीबी संबंधित मुद्दे। अब इससे संबंधित जो प्रतिनिधि निबंध हो सकता है वो हो सकता है, जनसंख्या एक समस्या नहीं है, लेकिन जनसंख्या संसाधन नहीं होने के कारण समस्या है। जनसंख्या एक समस्या नहीं है, लेकिन जनसंख्या संसाधन होने के कारण एक समस्या है। फिर जनसंख्या वृद्धि कभी भी पर्यावरणीय संसाधनों और प्रकृति की क्षमता को आगे नहीं बढ़ सकती। अब ऐसे विषय के ऊपर में संघ लोक सेवा आयोग समझता है और आपसे उम्मीद करता है कि गरीबी और संबंधित पहलुओं की एक वास्तविकता क्या है आप समझिए, देश की और प्रमुख मुद्दों को समझे, देश के प्रमुख मुद्दों को समझे, एक प्रशासक के रूप में सार्थक विकास की संभावनाओं को समझें। तो आपको अपने मानसिकता को किस रूप में ठीक करना है? क्या यह समस्या है या वास्तविक एक समस्या है या नहीं है, या जनसंख्या किसी भी लाभांश का भुगतान कर सकता है? इस पर अपनी संभावनाएं विकसित कीजिए, इसके अपने ऊपर अपने मत विकसित कीजिए। और इससे लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको एकेडमिक बनना पड़ेगा, पूरी तरह से एकेडमिक डिस्कशन है। क्यों? क्योंकि आपकी पढ़ाई जितनी अच्छी होगी, आपका ज्ञान का स्तर जितना होगा, जितनी किताबें आपने पढ़ी होंगी, उन किताबों को परिप्रेक्ष्य को जितने रूप में आपने लिया होगा, उतनी ही मात्रा में आपका यह निबंध गुणवत्ता पूर्वक भी होगा। यह दूसरा पहलू था। दूसरा पहलू मतलब निबंध के हम लोगों ने 2 चरण के बारे में अभी तक बातचीत की है। पहला कि अपनी मानसिकता, और दूसरा हम लोगों ने बताया कि किस रूप में आप निबंधों का चुनाव कर सकते हैं और उसके लिए कैसा चाहिए। तो तीसरी अवस्था और तीसरा चरण अपने चिंतन को संगठित करना है। वास्तविक रूप में चिंतन का संगठन और उस संगठन के सहारे एक संरचना तैयार करना किसी भी निबंध लेख का मूल है। यह उसकी रीढ़ की हड्डी हो जाती है। इसका अर्थ क्या होता है कि आपके अंदर में तरह तरह प्रकार के चिंतन आने शुरू हो जाते हैं, तरह तरह प्रकार की संकल्पनाएं आनी शुरू हो जाती हैं, तरह तरह प्रकार के विचार कौंधते रहते हैं मन में। और इन विचारों को अगर एक सिरे में नहीं डाला जाए, एक माला में नहीं डाला जाए, तो इन विचारों का बहुत अर्थ नहीं निकल पाता है। और कोई भी व्यक्ति इसे लिखने के क्रम में वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाएगा अगर उसके विचार संगठित नहीं हो पाते हैं और वह संरचना का स्वरूप नहीं ले पाते हैं। तो सबसे पहले निबंध की शुरुआत ही करनी पड़ती है। सबसे पहले उसे समझना तो उसका अर्थ क्या है, निबंध का अर्थ क्या है। और जब आपने इसके अर्थ को समझ लिया तो इस निबंध में कौन कौन से अवयव होने चाहिए, पहले क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, जिससे कि इस निबंध की तार्किक अभिव्यक्ति इसके निष्कर्ष में प्रतिबिंबित हो जाए, मतलब इसके निष्कर्ष में निहित हो जाए। तो सबसे पहले इस क्रम में निबंध की शुरुआत करनी होती है। तो निबंध की शुरुआत में हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे निबंध की शुरुआत कैसे हो सकती है? एक तरीका इसका है कि परीक्षक की रुचि बढ़ाई जा सके, मतलब कि जो परीक्षक है उसे बताया जा सके कि
वो कैसे रुचि ले सकता है आपके उस उत्तर में, वो कैसे रुचि ले सकता है कि आपने क्या लिखा है। अब वह कोई घटना भी हो सकती है उस संदर्भ में, घटना हो सकती है, कोई कहानी हो सकती है उस संदर्भ में, कोई अनुभव हो सकता है, जिससे कि परीक्षक पूरी तरह से आपके उत्तर में, आपके निबंध में वह तन मन धन से लग जाए। फिर दूसरा तरीका हो सकता है इसका विषय का सरलीकरण। अगर वह विषय अच्छी खासी मात्रा में जटिल है तो उसे सरलीकृत कर दीजिए, बिल्कुल उसे सरल बना दीजिए, शब्दों में उसे ऐसे ढाल दीजिए कि उसका अर्थ है बिल्कुल सरल होकर निकल जाए। या फिर उसे समझा दीजिए कि इस अर्थ का अर्थ क्या होता है। जैसे कि अब भूमंडलीकरण के ऊपर में परीक्षा की रुचि कैसे बढ़ा सकते हैं, तो एक जीवन शैली बताकर कि देखिए आज भूमंडलीकरण का अर्थ क्या है कि एक व्यक्ति सुबह में उठता है, वह एक पिज्ज़ा लेता है, वह अमेरिका का बना हुआ ब्रेड लेता है, फिर वो कॉफ़ी पीता है, वो BMW गाड़ी में जाता है। कॉफ़ी उसका कहाँ बनी हुई है, तो केन्या में बनी हुई है। कप उसका कहाँ बना हुआ, तो चीन में बना हुआ है। उसने कपड़े कहाँ के पहने हैं, तो एक अमेरिका का पहना हुआ है, दूसरा वह जापान का पहना हुआ है। गाड़ी कहाँ की है, तो जर्मनी की है। मोबाइल फ़ोन कहाँ का है, तो कोरिया का है। भूमंडलीकरण का सबसे बेहतर उदाहरण है। इससे रुचि बढ़ती है। या फिर सरलीकरण मतलब हो गया कि पूरा विश्व एक है और हर एक विश्व की थाती, पूरे विश्व की थाती हर एक देश की थाती, या हर एक देश की थाती पूरे विश्व की थाती है, और सभी देशों के अलग अलग हिस्से हैं जो कुछ रुचिकर हैं, उसका अपनाना ही भूमंडलीकरण है। भूमि का मतलब कि भूमंडलीकरण है क्या, परिभाषा, यह भी एक तरीका हो सकता है। तो जैसे हम लोगों ने बताया कि भूमि का एक कथन हो सकता है, एक कहानी हो सकती है, एक घटना हो सकती है, या उसके बारे में एक सार भी हो सकता है। तो भूमंडलीकरण एक कथन भी है, भूमंडलीकरण एक कहानी भी है, और ऐसी बहुत सी कहानियां हो सकती हैं आपके घर के, आपके परिवार की, आपके भाई बहनों की, जो कुछ अमेरिका में, कुछ यूरोप में, कुछ न्यूजीलैंड में, कुछ ऑस्ट्रेलिया में रह चुके हैं या रह रहे हैं। वह एक घटना भी हो सकती है कि आपने देखा कि आप एक जगह पे गए हैं और आपको दुकान की सारी चीज़ें, उसमें पूरे विश्व का सार दिखता है, सारे सामान अलग अलग स्थानों से लिए गए हैं। तो यहाँ से उसकी शुरुआत हो सकती है, उसके बारे में सार हो सकता है, मतलब कि भूमंडलीकरण है क्या, उसकी परिभाषा भी हो सकती है। यह निर्भर करता है कि आपकी मनोवृत्ति कैसी है, आपकी मानसिकता कैसी है। और जैसे आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो सामान्यतः आपकी ऐसी सोचोगे कि आप सभी बातों को बहुत छोटे, बहुत सार के रूप में और बिल्कुल वस्तुनिष्ठ रूप में इसे अभिव्यक्त करने की कोशिश करेंगे। यह नियम नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। निबंध की शुरुआत कभी भी निष्कर्ष रूपी कथन से नहीं हो सकती है। जैसे निष्कर्ष क्या हो सकता है, अब निष्कर्ष आपके पास में एक निबंध दिया गया कि भूमंडली हाल फिलहाल के दुनिया में चल रहे रुझानों से यह मालूम चल पाता है कि यह भूमंडलीकरण का अंत हो चुका है। और आपने भी यही लिखा कि हाँ, भूमंडलीकरण का अंत हो चुका है। इस पूरे पाठ को हम लोग देखते हैं, यह निष्कर्ष हो गया। यह बात आपको लिखनी भी है तो सबसे अंत में लिखनी है, सबसे अंत में लिखनी है। कभी भी प्रारंभ में निष्कर्ष रूपी स्टेटमेंट, निष्कर्ष रूपी वाक्य नहीं आने चाहिए, कभी भी नहीं, अन्यथा पूरे निबंध का जो मर्म है वही नष्ट हो जाता है। उसी तरह के एक और उदाहरण भी हो सकता है कि भारत की उच्च शिक्षा की मुख्य समस्या प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। तो आपने भी लिखा कि हाँ, भारत में उच्च शिक्षा का हाथ हो चुका है और वह इस कारण से है क्योंकि प्राथमिक शिक्षा यहाँ पर अच्छी तरह से नहीं दी जाती है। तो आपने तो वही निष्कर्ष लिखा। इसे आपको प्रूफ करना है कि ऐसे ही वास्तविक रूप में इस तरह की बात है। तो इसकी शुरुआत आप करेंगे, शिक्षा क्या होती है, साक्षरता क्या होती है, शिक्षा की संकल्पना क्या है, वर्तमान 21वीं शताब्दी की शिक्षा का अर्थ क्या होता है। या फिर एक तीसरा उदाहरण ले सकता है फिल्मों के बारे में कि आजकल की फिल्में पूरी तरह से बाजार से नियंत्रित होती हैं, यह समाज में हो रहे बदलाव का परिचायक नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसा हो गया तो इसके बारे में भी निष्कर्ष ऐसा नहीं लिखना होता है। निबंध को अपने निष्कर्ष की ओर नैसर्गिक रूप से ले जाइए, कभी भी निष्कर्ष को निबंध की भूमिका नहीं बनाना है। किसी निबंध की संरचना कैसे बनाई जाती है,
इसका एक उदाहरण आपके पास स्क्रीन पर है। जैसे आप देखेंगे, इस निबंध का शीर्षक है भारतीय सिनेमा साहित्य की तरह है, जो समाज को प्रतिबिंबित करता है। अब इसके ऊपर अगर निबंध लिखना है तो निबंध के सारे बिंदुओं को एक कागज में अलग से लिख लिया जाता है। जाहिर है, ये सारे बिंदु इस रूप में नहीं होंगे कि क्रमबद्ध हों, ऐसे नहीं होंगे कि वो संरचित होंगे। वह आपके चिंतन का प्रतिबिंब होगा, जिसमें हो सकता है पहला बिंदु आपने अंतिम बिंदु के रूप में लिखा हो, और जो दूसरे स्तर पर लिखना चाहिए उसको आपने 5वें पर लिखा है, 5वें पर लिखना चाहिए उसे 10वें पर लिखा है। तो जो आप संरचना बनाएंगे वह संरचना उन सभी चीज़ों का एक मिश्रण होता है, और वह मिश्रण इस रूप में होता है कि इस मिश्रण से आप एक नई चीज का सृजन कर सकते हैं, नई संरचना का सृजन कर सकते हैं। हाँ, आवश्यक यह है कि उसमें सारे के सारे बिंदु होने चाहिए। अब जो नई संरचना बनकर आती है वो क्या होगी, किस रूप में होगी? सबसे पहले कि साहित्य क्या है। अंततः आपको बताना क्या है कि भारतीय सिनेमा साहित्य की तरह है जो समाज को प्रतिबिंबित करता है। अर्थ है कि साहित्य क्या समाज को प्रतिबिंबित करता है, तो आपकी शुरुआत ही यहां से होनी चाहिए कि साहित्य क्या है। दूसरा, जिस पहले से शुरुआत आपकी होनी चाहिए, साहित्य कैसे समाज का दर्पण है। और जब हम लोग बात करते हैं कि साहित्य कैसे समाज का दर्पण है, तो इसके दो स्वरूप चले आते हैं। एक, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और दूसरे इसके उदाहरण। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अर्थ हो जाता है कि साहित्य ने कैसे समाज को प्रतिबिंबित किया है अलग अलग देशों में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग समाजों में। अब इसके कुछ कुछ उदाहरण हम लोगों ने लिए हैं। हाँ, यह उदाहरण उससे भी अधिक हो सकते हैं, लेकिन हमारा शीर्षक साहित्य नहीं है, हमारा शीर्षक है फिल्म। जैसे उस उदाहरण में हम लोगों ने क्या लिया है, बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने जब लिखा था, अपनी किताब लिखी थी कादम्बरी, बाणभट्ट की आत्मकथा, तो उस समय के ये साहित्य का प्रतिबिंब हुआ करता था संस्कृत। और संस्कृत में किन किन बातों को फैंटेसाइज कर सकते थे, किन किन बातों को किस रूप में व्यक्त कर सकते थे, वह उसका एक अच्छा उदाहरण है। लेकिन सबसे अच्छा उदाहरण है वह है प्रेमचंद की कहानी रंगभूमि। प्रेमचंद की सारी कहानियां इसी साहित्य का प्रतिबिंब है। अब शुरुआत होती है प्रेमचंद की रंगभूमि से। रंगभूमि के पहले किसी भी कहानी के जो नायक हुआ करता था भारतीय समाज में, वह क्या हुआ करता था? वह एक राजा हुआ करता था, वह एक युवराज हुआ करता था, और वह एक ऐसा व्यक्ति हुआ करता था जिसमें कोई दोष नहीं हुआ करता था, वह देव की तरह हुआ करता था। प्रेमचंद ने पहली बार रंगभूमि में एक ऐसे नायक का सृजन किया जो नायक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हुआ करता था। वह एक किसान था, और उस किसान की जमीन को लेने के लिए उस स्थान के कुछ मंडलेंडर, कुछ स्थान के लाला लोगों ने कवायद की थी, और उन्होंने पूरी तरह से 3-5 करके उसकी जमीन को लेने का प्रपंच भी किया था। और यह प्रपंच इतना था कि उसे जमीन शायद देनी भी पड़ गई थी। अब इस पूरी कहानी को आप पढ़ेंगे तो किसान ने क्या किया कि पूरी लड़ाई छेड़ दी इस व्यक्ति के विरुद्ध। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, और अंततः उसकी नैतिक विजय हुई इस पूरे के पूरे कहानी में। तो इस कहानी का यही मर्म हुआ करता था। इसी तरह से उदाहरण हमें पश्चिमी दुनिया में भी मिलते हैं, विशेषकर जैसे जब पश्चिमी दुनिया में औद्योगिक क्रांति चल रही थी और औद्योगिक क्रांति के दौर से होकर वह गुजर रहा था, तो उस समय चार्ल्स डिकेंस की कहानी आई थी डेविड कॉपरफील्ड। तो डेविड कॉपरफील्ड एक छोटा सा बच्चा था, और डेविड कॉपरफील्ड उस समय के समाज में अलग अलग जगह जाकर बर्तन मांज रहा था। उस समय का समाज ऐसा हो गया था कि घर बहुत गंदे हुआ करते थे, सभी जगह नाले हुआ करते थे। जैसी बहुत कुछ हद तक की स्थिति आज यमुना की है, उसी तरह की स्थिति उस समय थेम्स नदी की भी हुआ करती थी, उससे भी गंदी थी। हाँ, ये अलग बात है कि थेम्स नदी अब साफ है।
तो डेविड कॉपरफील्ड औद्योगिक क्रांति के समाज का परिचायक था, उसका प्रतिबिंब था। वैसे ही रश्मि रथी, वैसे ही कमायनी। कमायनी काव्य महाकाव्य, लेकिन रश्मि रथी इन सब बातों में बेहतर था। क्यों? क्योंकि यह किसी व्यक्ति के अंतर्गत उबलते हुए गुस्से का प्रतिबिंब हुआ करता था। और भी जहां जहां लोगों ने गलत समझा, लोगों को समझाने की बात है कि नहीं सिर्फ हमेशा पांडव ही सही नहीं थे, उनमें भी एक नायक हुआ करता था कर्ण, जो इन सब चीजों में बहुत ही बेहतर था। अब सिनेमा कैसे समाज का दर्पण है, तीसरा इसका अवयव चलाता है कि सिनेमा कैसे समाज का दर्पण है। इसके ऊपर में एक पैराग्राफ चली आती है लिखने की बात। अब इसके उपरांत में उसके उदाहरण। अब उदाहरण लेते हैं तो उदाहरण के बहुत सारे स्वरूप हो सकते हैं और इनके बहुत सारे असंरचित स्वरूप भी हो सकते हैं। हम लोगों ने इस स्थान पर क्या किया है कि इसको ऐतिहासिकली इसे संरचित करने का कार्य किया है। जैसे दकियानूसी समाज जब हुआ करता था, जिस समय भारत की सबसे पहली फिल्म बनी थी वह आलम आरा थी, तो वह एक समाज को जो पारंपरिक हुआ करता था, आप अभी की भाषा में दकियानूसी कह सकते हैं, वह उसका प्रतिबिंब हुआ करता था। फिर जातिगत सामाजिक कुरीतियां, जैसे कि समाज के दो लोग अलग अलग रूप में, दोनों लोगों के बीच में अनुराग हुआ, स्नेह हुआ, प्रेम हुआ, तो इसके ऊपर अछूत कन्या बनी थी। स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर में विशेषकर 1947 के बाद में कितनी सारी फिल्में बनी, और मतलब इसकी कोई गिनती नहीं है। और इसलिए कि स्वतंत्रता संग्राम के तहत हमारे मन में बहुत सारी वेदना थी कि अपनी आधी जमीन को हम लोगों ने खो दिया, पाकिस्तान को खो दिया, उससे पाकिस्तान एक नया देश ही बन गया। वास्तविक रूप में वो हमारी ज़मीन थी, अफगानिस्तान हमारी ज़मीन थी, और उस समय से लेकर अब तक हम लोग पाकिस्तान के साथ युद्ध पर ही हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि यह इसके बहुत सारे अलग अलग दर्शन लिए गए और उन दर्शनों के ऊपर में सिनेमा बना। उस समय कैसा हुआ करता था समाज, कैसे लोग धोखा दिया करते थे। कुछ ही लोग थे जो कि जिनका नियंत्रण हुआ करता था भारतीय समाज के ऊपर में, और ये कौन से लोग थे? जो एलिट वर्ग के लोग थे, जो समृद्ध थे, जो पैसे से समृद्ध थे, और जो बरतानवी सरकार के साथ में मिलजुल कर काम किया करते थे। और फिल्मों में ये दिखाया गया कि उन्हें बाद में इस बात का आभास हुआ कि नहीं, भारत के लोग ही सही हैं, और बरतानवी सरकार के साथ में संबंध जोड़ना, उन्हें सही समझना गलती थी। इसके ऊपर में एक और भी फिल्म बनी थी, काबली वाला। वह देश के प्रति प्रेम का प्रतिबिंब था, और इसके जो गाने भी बने थे, आए मेरे प्यारे वतन तुझ पे दिल कुर्बान, तो इसी का प्रतिबिंब था। महिला मनस्थिति के ऊपर में सबसे अधिक मात्रा में कार्य किया था भारत में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने, और उस समय से लेकर अब तक के इस मनस्थिति पर सिनेमा बनते रहा है। परिणीता 3 बार, तब परिणीता का 3 बार निर्माण हो चुका है। यह बताता है कि लोग शायद किसी लड़की के मन को समझ नहीं पाते हैं, और लड़की का मन कितना साफ सुथरा हो सकता है, उसके प्यार की अभिव्यक्ति कितनी अलग भी हो सकती है। जब हमारा देश, उसी तरह से जब हमारा देश है कृषि विकास के दौर में आया, तो शुष्क प्रदेश कृषि के ऊपर में फिल्म बनी थी मदर इंडिया, जिसमें कि नायक था वह अपने खेत से पत्थर हटाते हटाते ही उसकी मृत्यु हो गई। और यह भी दिखाया गया था कि इसमें इस पूरे के फिल्म में जो मनी लेंडर हैं, जो पैसे देने का कारोबार करते हैं, वो लोगों का किस तरह से शोषण किया करते थे, और उनके प्रति लोगों के मन में किस प्रकार का गुस्सा उबल रहा था। मदर इंडिया उसका प्रतिबिंब था। चंबल में रहने वाले जो डाकू थे, वह वास्तविक रूप में डाकू नहीं थे, ब्रिटिश लोगों ने उनको डाकू कहा। वह जो लोग बरतानवी सरकार का साथ दिया करते थे, उनके पैसे लेकर वह निर्धन लोगों में बांट दिया करते थे। इनके ऊपर में भी ढेर सारी फिल्में बनी, और इसमें उनको दिखाया गया कि वह कितने अच्छे व्यक्ति हुआ करते थे। लेकिन उनका पूरा जीवन, उनका जीवन पूरी तरह से ग्लैमराइज हो गया था चंबल में रहने वाले इन तथाकथित डाकुओं का। और इसके ऊपर वो फिल्म बनी मेरा गांव मेरा देश।
हरित क्रांति के ऊपर में मनोज कुमार आए, उन्होंने फिल्म बनाई उपकार, और इस स्थान पर उन्होंने बताया था कि उनके देश की धरती कितनी अच्छी है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। इस कहानी से ही इस बात का आभास होता है कि उस समय लोगों की स्थिति क्या थी और वो लोग कैसे सोच रहे थे और अपने देश को कितना महत्व दिया करते थे, खासकर अपने देश की मिट्टी को। जब 1962 का युद्ध हुआ, 1971 का युद्ध हुआ, तो दोनों के ऊपर में एक फिल्म बनी थी। 1962 के ऊपर में हकीकत बनी थी, जिसमें यही दर्शाया गया था कि हमारी सेना इतनी कम थी, लेकिन तब भी हम लोगों ने चीनियों का कितना डटकर मुकाबला किया। और भारत पाकिस्तान युद्ध के ऊपर में हिंदुस्तान की कसम थी। पाकिस्तान ने उस समय रडार लिया था, भारत के पास में रडार नहीं था। भारत के पास में अपने बने हुए 2 छोटे छोटे विमान थे, नेट था एक, और रूस के द्वारा दिया गया विमान था मिग। पाकिस्तान इस संदर्भ में कहीं बेहतर था, उसके पास साइबर जेट था, उसके पास में अमेरिका के दिए गए टैंक थे, और उसके बावजूद भी पाकिस्तान युद्ध नहीं जीत पाया। और यही इस फिल्म में दिखाया गया है। जब 1977 से लेकर दुग्ध क्रांति आई, तो दुग्ध क्रांति के ऊपर में फिर से फिल्म बनी मंथन, स्मिता पाटिल की फिल्म थी, और इस फिल्म में यही बात बताई गई थी कि किस रूप में हमारे पूरे गांव में दूध की नदियां बहती हैं। इसका गाना भी है, गुजराती में है, मारे गाम कांठा पारे जहां दूध की नदियां बाहे जाए, जहां कोयल डुहको गाए, जहां घर आंगनाना भूलो ना। यह गाना इस बात का परिचायक हो जाता है। 1970 के दशक में समाज बहुत ही नाराज हुआ करता था। क्यों? क्योंकि इस समय जो राजनीतिज्ञ थे वह लोगों का मैंडेट लेकर, उनका वोट लेकर, उन्हें प्रतिनिधित्व उनका करके उन्हें तिलांजलि दे देते थे, उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते थे। और फिर एक ऊपर के स्तर पर बहुत से लोगों के साथ में षड्यंत्र करके, खासकर जो लोग मनी लेंडर थे, जो पैसे देने का कारोबार किया करते थे, उनके साथ में जो होर्डर्स थे, जो अन्न को होर्ड करने का काम करते थे, उनके साथ में मिलकर ये पूरे समाज को चलाते थे। और इस समाज में किसी की सुनवाई नहीं होती थी। पुलिस स्टेशन में सुनवाई नहीं होती थी, इस स्थान पर प्रशासन में सुनवाई नहीं होती थी, और जितने भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे उन्होंने पूरी लूट मचाई हुई थी उस समय पर। और उसी के ऊपर में फिल्में आनी शुरू हो गई, जिसमें कि यह दिखाया गया कि यह लोग राजनीतिज्ञ, बिजनेसमैन है और IAS अफसर कैसे मिलकर देश को लूट रहे थे। उन्हीं के ऊपर में जो 2 फिल्में बनी थी वो थी दीवार और जंजीर। अब यह दीवार और जंजीर में अभिव्यक्त क्या किया जा रहा था? यह अभिव्यक्त यह किया जा रहा था कि कैसे लोग नाराज हैं, कितना नाराज हैं, और अकेले व्यक्ति कैसे समाज के साथ में लड़ सकता है और गंदे लोगों को एक सजा दिला सकता है, गंदे लोगों को एक दरकिनार कर सकता है वह। तो जो समाज के लोगों में गुस्सा था, वो गुस्सा किसके चरित्र में प्रतिबिंबित हुआ था? वह थे अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन इसके लिए उपयुक्त व्यक्ति थे। संभवतः अगर समाज उस समय का वैसा नहीं होता तो उसके पहले के जितने भी नायक हुआ करते थे, रोमांटिक हीरो हुआ करते थे, चॉकलेट हीरो हुआ करते थे, उनकी शक्ल सूरत अच्छी हुआ करती थी, देखने में वो बहुत ही आकर्षक लगते थे, बहुत लंबे नहीं हुआ करते थे, और तथाकथित मर्दों की तरह उनका व्यवहार नहीं हुआ करता था, वो ज़्यादा प्रेम प्यार में लिप्त हुआ करते थे। तो शायद अमिताभ बच्चन साहब का अभ्युदय नहीं हो पाता। दीवार और जंजीर इन्हीं बातों का परिचायक चलाता है। हाँ, प्रेम और संबंध के ऊपर में 70 की सारी रोमांटिक फिल्में हुआ करती थी। 70 का रोमांटिक सिनेमा इन्हीं बातों को अभिव्यक्त करता था। जिस समय हमारा देश आतंकवाद की समस्या से झेलना शुरू किया, आतंकवाद की समस्या को झेलना शुरू किया, तो आतंकवाद और उसकी व्याख्या के ऊपर में फिल्म बननी आ गई। जैसे कि पंजाब की समस्या के ऊपर में 1980 में माचिस बनी, उसी समय कश्मीर की समस्या आई, उसके ऊपर में रोजा बनी, उसी समय कश्मीर की समस्या बनी थी तो ऋतिक रोशन की फिल्म और संजय दत्त की फिल्म मिशन कश्मीर आई। तो आतंकवाद और उसकी क्या क्या व्याख्या हो सकती थी, लोग गुमराह हैं या नहीं है, उसके ऊपर में आया। समाज में जैसे जैसे परिवर्तन आया, 1991 के बाद में
जब हमारा देश एक नए सिरे पर आया, नए रूप में आया, तो लोगों को पश्चिमी जगत की जीवन शैली के साथ में साक्षात्कार हुआ। उन्हें एक नए रूप में ग्लोबलाइजेशन है, भूमंडलीकरण से साहचर्य उनका बना, और जैसे ही यह बना तो लोगों की जीवन शैली में भी परिवर्तन आना हुआ। अब इस स्थान पर कुछ कुछ लोगों ने साथ में रहना शुरू किया बिना विवाह किए हुए। उसे कहते हैं सहनिवास, लिविंग रिलेशनशिप। अब इसके ऊपर में सलाम नमस्ते बना। सलाम नमस्ते एक फिल्म नहीं थी, अन्य भी फिल्में बनी, लेकिन ये सलाम नमस्ते भी बनना शुरू हो गया। तो इस तरह की फिल्में आने शुरू हो गई, और साथ ही साथ इस पहलू पर आप और भी देखेंगे कि विकी द डोनर बना। क्योंकि अब जितने भारतीय युवा वह उतने सक्षम नहीं है अपने पिता बनने की स्थिति में, और इसके ऊपर में यह एक ऐसी ज्वलंत समस्या थी जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। तो विकी द डोनर बना। त्रिकोणीय प्रेम हमेशा से ही भारतीय लोगों के मन में रहा है, और पुरुषों को केंद्रित में रखकर एक फिल्म बनी थी वह सिलसिला, और महिलाओं को केंद्रित रखकर इस फिल्म में बनी कॉकटेल। बायोपिक के ऊपर में, जैसे किसी व्यक्ति के जीवन शैली के ऊपर में, पूरे जीवन पर अब नई नई फिल्में बनने लगी हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी के जीवन के ऊपर में अजहर, इसके ऊपर में थी। दंगल फोगाटे बहनों के ऊपर में थी। मेरी कॉम भी उसी के ऊपर में फिल्म बनी थी। और यह इनके स्ट्रगल का, यह समाज के साथ में मिलकर कितनी मुश्किल से यह आगे बढ़ पा रहे थे समाज के विरुद्ध या समाज के साथ ही। इस पूरी फिल्म में यही बातें दिखाई गई थी। कुछ कुछ फिल्में यथार्थवादी थी जो छोटे नगरों की जीवन शैली पर आधारित हुआ करती थी। जैसे उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो फिल्म बनकर आई वहाँ पर वह थी सत्या। फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर, यह फिल्म थी पीके। ऐसी फिल्में थी जो यथार्थवादी बातों पर थी। पीके यथार्थवादी पर था। गैंग्स ऑफ वासेपुर छोटे नगरों की जीवन शैली कैसे हुआ करती थी उसके ऊपर में थी। और अब आप ध्यान देंगे तो जब से भारतीयों ने अपने आप को पूरे विश्व के सामने में रखना शुरू किया है, अपनी अस्मिता का इजहार करना शुरू किया है, तो भारतीय अस्मिता की कितनी वैश्विक पहुंच हो सकती है, कितना बेहतर भारतीय काम कर सकते हैं, इसके ऊपर में 2-3 फिल्में बहुत ही महत्वपूर्ण आई, और इससे एक नए युग की शुरुआत होती है, एक नया सूत्रपात होता है। वह है बाहुबली। इसी तरह की फिल्म थी बाजीराव मस्तानी, जो सिनेमेटोग्राफी में, डायरेक्शन में किसी से बराबर है। और अभी बिल्कुल नई फिल्म जो 1-2 दिनों पहले आई है वह पद्मावती। ऐसी फिल्में पश्चिमी देशों ने भी बनाई थी, जैसे बेन हूर, उस रूप में ही फिल्म थे, उसी तरह की फिल्म हुआ करती थी। और भारतीय लोगों ने पहले भी फिल्म ऐसी बनाई, जैसे मुगले आजम। तो यह हमारी आइडेंटिटी है, यह हमारी अस्मिता है। हम इसे बता रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी के सहारे इसे कितना बेहतर कर सकते हैं। तो अंततः निष्कर्ष यह निकलता है कि भारतीय फिल्में वास्तविक रूप में समाज का परिचायक होती हैं, और इसी से निष्कर्ष के ऊपर भी हम लोग पहुंच पाते हैं। अब इतनी बातों के समझ के बाद में भूमिका पर आपको करीब 75 से 100 शब्द देने पड़ते हैं। मुख्य अवयव पर करीब 800 से लेकर 1000 शब्द देने पड़ते हैं, और 1200 भी हो सकते हैं और निष्कर्ष यह आता है 25 से लेकर 100 शब्दों में हो सकता है। भूमिका कथन भी हो सकता है, किसी का कोट हो सकता है, किसी की कहे हुई कोई वाक्य हो सकते हैं। दूसरा अवयव इसका आता है वह है प्रवाह। प्रवाह में 2-3 बातों का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले कि अगर आपकी भाषा सघन है तो आपका निबंध छोटा हो जाता है। सघन का मतलब कि आपकी भाषा कॉम्पैक्ट है। आप इस पूरे के पूरे अपने भाषा में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों का उपयोग किया है, ऐसे शब्दों का उपयोग किया है जो शब्द एक पूरे वाक्य को एक शब्द में समाहित कर लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी ने शब्द का प्रयोग किया है कि कोई भी जगह दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, और इसके लिए किसी शब्द का प्रयोग किया गया सौंदर्य बोधक, ये सघन भाषा हो गई। उसी रूप में अगर आपने इस बात को ऐसे लिखा कि कोई व्यक्ति सुंदरता की पूजा करता है, सुंदरता से बहुत प्रभावित होता है, तो उससे अगर आपने एक शब्द में डाल दिया सौंदर्योपासक, तो यह भी सघन भाषा हो गई। तो भाषा
सघन भी हो जाती है, सरल भी होती है। सरल भाषा लिखना कहीं कहीं कठिन होता है। हर एक व्यक्ति सरल नहीं होता क्योंकि वह स्वभाव से सरल नहीं हो पाता है। सघन भाषा के लिए आपके पास में ज्ञान, आपका स्तर, आपकी संकल्पना, आपकी सोच वैसी होनी चाहिए जिससे कि आप सघन भाषा का उपयोग कर पाइए। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू कि लिखावट आपकी हमेशा पैराग्राफ में होनी चाहिए, कभी भी बिंदुबद्ध नहीं होना है, कभी भी नहीं होना है। यह सामान्य अध्ययन की परीक्षा नहीं है। वैसे अब 2017 में आए गए प्रश्नों की दृष्टि से यह सामान्य अध्ययन भी बिंदुबद्ध नहीं हो सकता है, तो यह पैराग्राफ के रूप में होना चाहिए। यह भी ध्यान देना कि वाक्य अचानक से शुरू नहीं हो, मतलब कि एक वाक्य का अंत हुआ और दूसरा वाक्य की शुरुआत हो गई, या एक वाक्य की शुरुआत आपने कहीं से भी कर दी जिसका पता ही नहीं कि कहां से आपने शुरुआत की है। तो वाक्य अचानक से शुरू नहीं हो, अचानक अंत भी नहीं हो। अचानक शुरुआत का मतलब हो पाता है कि उस वाक्य का कोई प्रक्रम होना चाहिए, उसके पीछे में कोई बात होनी चाहिए, उस वाक्य से संबंधित कोई बात होनी चाहिए। और अगर पैराग्राफ के अंत किया तो दो पैराग्राफ के बीच में कड़ियां निश्चित रूप से ही होनी चाहिए। अगर दो पैराग्राफ के बीच में कड़ियां नहीं है तो वह उस निबंध का प्रवाह कभी भी नहीं आ पाएगा, उस निबंध में प्रवाह कभी नहीं आ पाएगा। अब जैसे उदाहरण के रूप में एक निबंध को लेते हैं जो निबंध नगरीय समस्या पर हो सकती है। अगर नगरीय समस्या पर एक निबंध है तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका होता है, एक विधि इसकी होती है कि यह नगरीय समस्या पर निबंध है तो यह कैसे आगे चलेगा, कैसे आगे जाएगा, कि आपने लिखा ट्रैफिक की समस्या, दूसरा लिखा आपने जनसंख्या की समस्या, तीसरा लिखा आपने आर्थिक समस्या, चौथा लिखा इस स्थान पर लोगों के व्यवहार और मनोविचार से संबंधित समस्या। अब अगर इस पूरे पहलू को इस रूप में लिखना है तो यह निबंध नहीं होता है। नगरीय समस्या के बारे में आपने बात की तो आपको सभी बिंदुओं को इस रूप में जोड़ना है कि सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर अच्छे खासे लोगों का पलायन हुआ। यह लोग जो नगरों में आए, यह नगर की रीति रिवाज, नगर के रहन सहन, नगर की सभ्यता, नगर की संस्कृति से परिचित नहीं थे। यह आकर कहीं भी रहने लगे, सड़क पर किसी भी रूप में चलने लगे, तो इससे वहां के रहने वाले लोगों और जो नए आगंतुक हैं उन दोनों के बीच में सांस्कृतिक विरोधाभास की समस्या आ गई। यह लोग काम करके इन्होंने कुछ पैसे अर्जित कर लिया, और जब पैसे अर्जित कर लिए तब भी इनका व्यवहार नागरिक की तरह नहीं हो पाया, इनका व्यवहार वैसे ही ग्रामीणों के बीच में रहा। तो सड़क पर भी अगर ये चलते हैं तो अपनी मोटरसाइकिल लेकर चलते हैं तो लहराते हुए चलते हैं, सीटी बजाते हुए चलते हैं। इससे ट्रैफिक की तो समस्या उत्पन्न होती ही है, लेकिन दो समाजों के बीच में अच्छी खासी मात्रा में अंतराल भी उत्पन्न होता है। हाँ, ट्रैफिक की समस्या सिर्फ इन्हीं कारणों से नहीं होती है। ट्रैफिक की समस्या इस कारण से भी होती है कि अच्छी खासी मात्रा में लोग यहाँ पर आ चुके हैं। सड़कों का घनत्व इतना नहीं है कि उतने लोगों को यहाँ समावेशित कर पाए, और चूंकि यहाँ पर गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है इसलिए यहाँ पर भीड़ भी अधिक बढ़ गई है। तो ट्रैफिक की समस्या इस बात का परिचायक होता है कि लोगों के पास में सभ्यता की कमी तो है ही है, इनकी संस्कृति भी वैसी हो गई है, और चूंकि इन्हें नया नया पैसा मिला है इसलिए यह असहिष्णुशील हो चुके हैं। इस कारण पर लड़ाई झगड़ा करने में भी उतारू चले आते हैं। इस कारण से दो समाज के अवयवों के बीच में अच्छी खासी मात्रा में संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। यह प्रवाह हो गया। अब सुझाव भी देना है तो सुझाव भी व्यवहारिक ही होना चाहिए इस स्थान पर। और व्यवहारिक सुझाव कैसे हो सकता है? आपने लिखा कि नगर की सारी गंदी बस्तियों को हटा देना चाहिए। अरे अगर हटेंगे तो जाएंगे कहां पर? आपने अगर यह भी लिखा कि उनके लिए नए घर बना देने चाहिए, तो क्या होगा कि सभी लोग आएंगे, गंदी बस्तियों में बस जाएंगे। वो जानते ही हैं कि सरकार उनको एक नया घर दे देगी, तो किसी को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सरकार हो सकता है अपने राजनीतिक कारणों से, वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से उन्हें एक पूरी तरह से नए रिहायशी क्षेत्र में बनाकर उन्हें स्थापित कर दे। तो ये व्यवहारिक सुझाव नहीं है। सुझाव अगर आप देते हैं कि नगरीय समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, तो इसमें आमूल परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं है। आमूल परिवर्तन से नहीं होता, क्रांति ऐसे नहीं आती है। यह क्रमिक रूप से सुधार ही हो सकता है, जैसे लोगों की मानसिकता में परिवर्तन, शिक्षा में सुधार, उनमें सहिष्णुता की भावना का
प्रचार और प्रसार, और इन बातों को साथ साथ में समानांतर रूप में नगर के संस्थागत ढांचे में भी सुधार और संस्थागत ढांचों के साथ में नगर में सुख सुविधाएं भी बेहतर होते रहे। नगरीय व्यवहार है, जिस दिन आ जाएगा लोगों में, वह लोग नागरिक हो जाएंगे, और नागरिक हमेशा होते हैं वह सभ्य होते हैं, सौम्य होते हैं, सुशील होते हैं। यही मतलब ही है सभ्यता का। सभ्यता का एक अर्थ हुआ, और लगभग सबसे बड़ा अर्थ होता है सभ्यता का, कि अपने आसपास के पर्यावरण का आदर, उसके प्रति सम्मान। अगर सड़कों पर कोई लहराते हुए चल रहा है तो वह अपने आसपास के लोगों का सम्मान नहीं कर रहा है। अगर वह सड़कों पर उठकर लड़ाई झगड़ा कर रहा है तब भी वह सम्मान नहीं है। और वह नगर में रहकर अफवाहों को फैला रहा है, अफवाहों को मान रहा है और भेड़ चाल में चल रहा है। जैसे सामान्यतः कुछ लोग जो होते हैं तुरंत छोटे छोटे शहरों से आए हुए रहते हैं, वो भेड़ चाल चलते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने के लिए। वह भेड़ चाल भी नागरिक व्यवहार नहीं है। यह सुझाव की सारी बातें चली आती हैं और सब एक ही माला में पिरोई जानी चाहिए। अब करना क्या चाहिए, निबंध के लिए करना क्या चाहिए? सबसे पहले अगर शुरुआत की बात करते हैं तो एक कथन का उपयोग हो सकता है, एक उदाहरण हो सकता है, एक घटना हो सकती है। यह करना चाहिए। कथन का उपयोग मतलब आप किसी कवि का उपयोग कर सकते हैं, उसमें निदा फाजली आ सकते हैं, जयशंकर प्रसाद आ सकते हैं, उस पाठ में रामधारी सिंह दिनकर आ सकते हैं। अब जैसे अगर कहीं पर किसी स्थान पर एक अगर लेख निबंध आया है ऐसा कि क्षमा सिर्फ शक्तिशाली लोगों का ही स्वरूप होता है, शक्तिशाली लोग ही सिर्फ क्षमा कर पाते हैं, तो इसकी शुरुआत हमेशा कर सकते हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। रामधारी सिंह दिनकर से कर सकते हैं। या फिर आप इस बात को भी ले सकते हैं कि क्षमा दया सहनशीलता को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। यह कथन हो जाता है ये, और ये बहुत ही अच्छा कथन भी हो जाता है। अगर आपने किसी प्राकृतिक घटना के ऊपर में बातचीत की है तो इसका जिक्र हम लोगों ने पहले भी निबंध में किया था। आप जयशंकर प्रसाद की जो प्रारंभिक पंक्तियां वहां से कर सकते हैं। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। अगर आप बात कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में तो आप नीचे के कथन से कर सकते हैं कि व्हाट डज नॉट डिस्ट्रॉय यू मेक्स यू इवन मोर स्ट्रॉन्गर। आपको जो बर्बाद नहीं कर पाता है वो आपको और भी शक्तिशाली ही बना देता है। यह हो सकता है। घटना हो सकती है, एक नई नई घटना हो सकती है। अब जैसे एक घटना हो सकती है माँ बाप के प्रेम और इनसे संबंधित, तो रेमंड्स के मालिक के साथ में जो कुछ हुआ वो आप घटना दे सकते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। दूसरा क्या करना चाहिए, तो आपको वाक्य छोटे रखने चाहिए, छोटे वाक्यों का उदाहरण रखना चाहिए। छोटे वाक्य रखेंगे तो इसमें गलतियां होने के आसार कम होते हैं। और अगर बड़े वाक्य रखेंगे तो आप खुद इस बात से सरोकार रखेंगे, खुद इस बात से सामने रखेंगे कि ऐसे ही बड़े वाक्यों का प्रयोग संस्कृत में किया गया था, जो कि संस्कृत के जितने भी बड़े विद्वान थे उन्होंने संस्कृत को इतना जटिल बना दिया कि उसके बाद संस्कृत का पतन सिर्फ समय की बात थी, और इसी कारण से संस्कृत का पतन भी हुआ था। छोटे वाक्य जितने भी रखेंगे उसमें गलतियां के आसार उतने ही, गलतियां होने के आसार उतने ही कम होंगे। तीसरा, प्रवाह। आपकी भाषा जितनी ही प्रवाहमयी होगी उतना ही बेहतर होगा। वो बेहतर क्यों होगा? क्योंकि हर कोई प्रवाहमयी भाषा ही पढ़ना चाहता है। यह सामान्य अध्ययन का उत्तर नहीं है। प्रवाह का मतलब हम लोगों ने आपको समझाया भी कि यह प्रवाह जितना ही सरल हो उतना ही बेहतर होगा। क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले सरकार की आलोचना नहीं करनी चाहिए। वास्तविक रूप में आलोचना किसी की भी नहीं करनी चाहिए। आप इसी इस रूप में समझिए। हो सकता है आप समझे कि यह आलोचना करने योग्य है। आप सोचिए किसी भी सरकारी योजना की आलोचना आप कैसे कर सकते हैं। उस योजना में कम से कम आप तो आपकी तरह के और आपसे कहीं बेहतर, कहीं अनुभवी कम से कम 100-150 आईएएस अफसर होते हैं।
कम से कम 40-50 इसमें एकेडमिशियन होते हैं, स्कॉलर होते हैं। उस स्थान पर तृणमूल स्तर पर उतनी सूचनाएं ली रहती हैं, कितने इसके बारे में बातें होती हैं, कितने ट्रायल एंड एरर होते हैं, 2-3 पायलट प्रोजेक्ट होते हैं, तब जाकर वह योजना लागू होती है। हो सकता है किसी कारण से वह योजना चल नहीं पाए, तो ये आलोच्य नहीं होता है। आप इसे कह सकते हैं कि इससे पूरे के पूरे स्कीम में, इस योजना में कुछ और भी चीजें होती तो शायद यह चल पाता, लेकिन परिप्रेक्ष्य आप रख सकते हैं, आलोचना नहीं कर सकते हैं। आलोचना का अर्थ होता है कि आप जब किसी की शिकायत करते हैं तो आपको इसके पीछे में रस निकलता है, रस नजर आता है। और जब भी आप रस लेकर किसी बात की आलोचना करते हैं, किसी की शिकायत करते हैं, तो आप मानसिक रूप से सही नहीं है। आपको इसमें आनंद आ रहा है तो आपकी मानसिकता कहीं ना कहीं पर त्रुटिपूर्ण है। आलोचना जब आप करें और आपको दर्द हो, उस बात से वेदना हो, आलोचना का मतलब वह होता है, और वह आपकी भाषा में प्रतिलक्षित भी होता है। तो हम लोग आलोचना की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं। आपके कितने परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं, और ये परिप्रेक्ष्य होना ही चाहिए, क्योंकि यही आपके एक व्यक्तित्व का परिचायक भी होता है। अगर ये परिप्रेक्ष्य नहीं है तो आपका व्यक्तित्व कोई है ही नहीं। मेरा परिप्रेक्ष्य सही या गलत इस बात पर होना निर्भर करता है कि मेरे पास में कितने घटक हैं और कितने घटकों के सहारे हम लोगों ने उस परिप्रेक्ष्य पर बातचीत भी की है। दूसरा, कभी भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। अब जजमेंटल का मतलब कि हमने कुछ ऐसे लेख देखे थे, उसमें किसी ने लिख दिया था कि बीजेपी एक कॉम्युनल पार्टी है। बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर लिखा हुआ है कि वो कॉम्युनल पार्टी है? आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं वो कॉम्युनल पार्टी है? किस रूप में प्रूफ कर सकते हैं? तो जिन लोगों ने भी लिखा था वो जजमेंटल थे। उसी रूप में उन्होंने लिखा कि मोदी साहब बहुत ही दबंग है, पर कहां उन्होंने दिखाया कि वो दबंग है? किस स्थान पर? वो एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, दबंग नहीं है। ये जजमेंटल स्टेटमेंट है। या फिर तो किसी खेल के संदर्भ में किसी ने लिखा कि सचिन तेंदुलकर पूरे के पूरे भारत के क्रिकेट के ईश्वर हैं। सचिन तेंदुलकर ही नहीं, सचिन तेंदुलकर से बेहतर बैट्समैन थे गावस्कर, कहीं बेहतर थे। ठीक, वह भगवान नहीं थे। भगवान नहीं होता, भगवान का अर्थ यह नहीं होता है। यह भी जजमेंटल है। आपको अपनी भावनाओं को इस स्थान पर लागू नहीं करना है। और फिर झूठ का सहारा भी नहीं लेना है। झूठ का सहारा इसलिए नहीं कि झूठ आज तक कभी किसी को पे नहीं करता है, वो आपको वापस से कुछ देता नहीं है। और झूठ का सहारा आज तक जिन लोगों ने लिया है, जहां भी लिया है, उन लोगों को मुंह की ही खानी पड़ी है। तो झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। और उन लोगों के सामने झूठ का सहारा क्यों लेना है? जो लोग आपकी कॉपी देखते हैं वो आपसे कहीं अधिक विद्वान हैं, कहीं आपसे सुलझे हुए हैं, कहीं अधिक उन्होंने दुनिया देखी है। आपकी कॉपी को थोड़े ही दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे लड़के देखते हैं। वह कॉपी आपकी देखने के लिए वहाँ के पूरे के पूरे भारत के कुछ गणमान्य व्यक्तियों को ही लिया जाता है। तो क्या सुझाव दिया जा सकता है? सबसे पहला, खुद को समझिए। जब तक आप नहीं समझेंगे खुद को, तब तक आपके निबंध का चुनाव बेहतर नहीं होगा। दूसरा, आप संरचना बनाने का अलग अभ्यास कीजिए। पैराग्राफ के बीच में कड़ियां जोड़ने का अलग अभ्यास कीजिए। निष्कर्ष को लिखने का एक अलग अभ्यास कीजिए। भूमिका लिखने का एक अलग अभ्यास कीजिए। और हर निबंध एक निबंध प्रति सप्ताह लिखिए। आप जब संरचना बनाने का अभ्यास करेंगे, आपने एक लेख को सुना, सोचा और आपने संरचना बनाने की कोशिश की, आपका आधा काम हो गया। क्यों? ऐसी संरचना बनाने से आपको संरचना बनाने की आदत पड़ जाएगी। और जब हम लोग बात करें कड़ियां जोड़ने का, तो आप देखिए कि एक बिंदु और दूसरे के बीच में कड़ियां कैसे जोड़ी जा सकती हैं। कड़ियां को जोड़ने के संदर्भ में कुछ भाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे लेकिन, केवल, अपितु, इसके बावजूद। ये सब शब्द होते हैं जिनके सहारे आप कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपितु, लेकिन, केवल, या फिर इसके बावजूद भी, ऐसा समझ सकते हैं। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं, ऐसे बहुत से अभिप्राय होते हैं, ऐसे बहुत से अभिव्यक्तियां होती हैं जिसके सहारे आप ऐसा काम कर सकते हैं। आप विभिन्न प्रकार के अखबार पढ़िए। जितने प्रकार के अखबार पढ़ेंगे उतने ही आपके लिए बेहतर स्थिति आएगी, क्योंकि अलग अलग अखबार आपको अलग अलग परिप्रेक्ष्य भी देंगे।
अलग अलग अखबारों के अलग अलग नज़रिए होते हैं, अलग अलग भाषाएं होती हैं। हो सकता है आपको एक अखबार से एक बात समझ में नहीं आ पाए तो दूसरे अखबार से आपको ये बात समझ में आ पाएगी। तो इनकी अलग अलग भाषाएं होती हैं, अभिव्यक्तियां होती हैं, अलग अलग तर्ज पर अखबारें होती हैं सभी। तो जितने प्रकार के अखबार पढ़ेंगे आपके परिप्रेक्ष्य उतने ही सुदृढ़ होंगे। किसी नए प्रकार के कोच के पास नहीं जाना है, कभी भी नहीं जाना है। वो उसी तरह की बात है कि आपको एक रोग हुआ और आप एक वैद्य के पास में चले गए, और वो भी कहाँ, जो रोड के किनारे बैठता है। आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि दिल्ली में ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जो संस्थान नहीं है, जो ट्यूशन सेंटर है। संस्थान कभी नहीं हो सकते वो। क्यों? क्योंकि संस्थान आपकी सारी समस्याओं का बहुत ही संस्थागत ढंग से समस्या का समाधान करता है। ये समस्याएं को समाधान नहीं करते हैं, आपको पता नहीं चल पाएगा। हो सकता है वो लोग आपको कुछ ऐसी बातें बताएं जो कि आपको जानकारी नहीं है, इसलिए आप उनकी बात मान लें। लेकिन अधिकतर ये सारी चीजें बहुत ही खतरनाक होती हैं। किसी भी नीम हकीम के पास में जाना जैसे खतरनाक होता है, उसी तरह से एक नए कोच के पास में भी जाना उतना ही खतरनाक होता है। और अंततः टॉपर्स के पास आप इंस्पिरेशन के लिए जाइए, मोटिवेशन के लिए जाइए, निर्देश के लिए कभी नहीं। एक टॉपर कभी भी आपको सलाह देने की स्थिति में नहीं होता, कभी भी नहीं होता। आप ऐसा समझिए कि किसी क्रिकेट में किसी एक बैट्समैन ने एक दिन एक सेंचुरी बना ली, क्या अगले दिन वह सलाह देने की स्थिति में आएगा? वह अपने अनुभव बताएगा, आपको सलाह नहीं दे सकता है। हो सकता है 1 लाख में से 1 या 2 विद्यार्थियों को वह अनुभव काम आ भी जाए, लेकिन सलाह वो कभी भी नहीं दे सकता है। जितने भी टॉपर होते हैं, जो भी सबसे उच्च श्रेणी लाता है सिविल सेवा परीक्षा में, वो उन्हें देखकर आप इंस्पायर हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन उनसे आप पढ़ नहीं सकते हैं। अगर उसी तरह की बात हुई कि एक पहलवान कुश्ती जीत गया तो अगले दिन से वह पहलवानी सिखाने की स्थिति में नहीं होता है। इन बातों का ध्यान वही लोग देंगे, इन सभी बातों का ध्यान जितने भी हम लोगों ने किया वही लोग देंगे जिनके पास में अपना एक व्यक्तित्व होता है और व्यक्तित्व होगा। जिनके पास व्यक्तित्व नहीं होगा उनके लिए कोई भी सलाह, कोई भी निर्देश कभी भी किसी समय काम नहीं करती है।